वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक पहुँचे थे कल हम लोग? जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा हो रही थी ना। तो कल के क्लास को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कल शुरुआत कहाँ से हुई थी? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र से ना। तो उसमें हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। दूसरा हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन के लिए हमारे यहाँ विधान क्या है, किस तरीके से है। तीसरा हमने जाना कि इको सेंसिटिव जोन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और क्या कुछ प्रतिबंधों के साथ किए जा सकते हैं या अनुमति के साथ। उसके बाद हम आ गए थे कि जैव विविधता संरक्षण के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उसमें, तो एक हमने देखा कि वित्तीय प्रयास है जिसमें हमने ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की चर्चा की कि वो क्या है, कब अस्तित्व में आया, किन किन क्षेत्रों को उससे फंड मिलता है और उससे कौन सी संधियाँ जुड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग आए थे किस पे, तो जैव विविधता से संबंधित जो संधि समझौते कन्वेंशन हुए हैं उस पर। उसमें एक हमने देखा कि 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था। तो वो क्या है, किन चीज़ों का प्रावधान है, भारत की उसमें क्या स्थिति है, ये हमने जाना। फिर हम लोग आ गए थे जैव सुरक्षा पर, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, कब हुआ, किन चीज़ों का उसमें प्रावधान है। फिर आ गए थे नागोया प्रोटोकॉल, तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं उसमें उसमें एक आईची लक्ष्य का भी कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पे, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल क्या है, किन चीज़ों का उसमें प्रावधान है। और लास्ट में एक उसी में करंट लिंक कर लिए थे कि जो 2024 में कोलंबिया के कैली में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें तीन चार मूल बातें थी कि एक आनुवांशिक डिजिटल डेटा का कॉन्सेप्ट है, दूसरा इसमें कैली फंड था, तीसरा जो वो आनुवांशिक डिजिटल डेटा उसमें पैसा कहाँ से आएगा और उन पैसों का खर्च किस तरीके से किया जाना है। और लास्ट में हम लोग आ गए थे उच्च सागर पर जैव विविधता संधि, है ना। तो ये है, आज हम चलेंगे जैव विविधता के संरक्षण में संगठनात्मक प्रयास, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बचा हुआ है ना। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, ये जो पीडीएफ है ना दोनों, इनके पोर्टल पर भी अपलोड कर देंगे क्योंकि ये इनको मिलना चाहिए कोई सारी चीज़ें। आप, सर आपने वन्यजीव कहा 10 किलोमीटर, तो वो मान्य नहीं है। 1 किलोमीटर वाला ही अभी आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वही अभी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से मान्य है। सर आप क्लास लेते क्यों चालू करते हैं, अच्छा लेट क्यों चालू करते हो? क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए, क्या करेंगे, हो जाता है कभी कभी। तो लेट 15 से 10 मिनट लेट हो गया था ना। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, ये जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों में। तो एक है इंटरनेशनल वाला। हम्म, इसमें हमने थोड़ा सा सिक्वेंसली सब चीज़ों को डाल दिया है। तो अब ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है ये थोड़ा सा लेंदी एरिया है, जो चीज़ें बचा हुआ है इसमें। लेंदी एरिया कहने का इन द संदर्भ ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उतना लिखाना संभव होगा नहीं। तो उसको हमने पीडीएफ पे डाल दिया है, वो पीडीएफ आपके पोर्टल पर अभी अपलोड हो जाएगा, हम उस पर चर्चा करते हुए समझ लेंगे। आपको भी वो कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसको पीडीएफ में ही रहने दीजिएगा। लेकिन पीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। जब आप इसके कंटेंट को देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है। पिछले बार का कट ऑफ भी आ गया है यूपीएससी का, देखा है आप लोगों ने 2025 का। तो पीटी में कितना है, 92.92.66 है जनरल का, यही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 45 दूना 90, मतलब 46 क्वेश्चन से ऊपर, यही है ना। हाँ तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं ना कि 50 के आसपास काट खोट के आपका होना चाहिए। तो 50 के आसपास रहेगा तो रिजल्ट किसी भी कीमत पर आ जाएगा। और मेंस में कितना था जनरल का, 739 या कुछ इस तरीके से है। वो सबसे लोएस्ट होगा, वहाँ पर जो होगा
उन लोगों में से उनका सिलेक्शन तभी हुआ होगा जब इंटरव्यू में 200 के पार गया होगा, नहीं तो होने की संभावना नहीं। कट ऑफ से कम जब आप 50-60 नंबर ऊपर लेके जाएंगे तब होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि वहां तो सीधे है ना कि उस लोएस्ट पॉइंट है, वो अपर तो दिखा नहीं रहा है कि ऊपरी कट ऑफ कितना, ऊपर कितने लोग मार्क्स गए हैं। तो जितने कैंडिडेट लेने थे उसमें से सबसे लो मार्क्स वहां पे गया। तो अगर कोई मान लो उतना मार्क्स लेके गया है कट ऑफ पर, या कट ऑफ से 1 मार्क 2 मार्क्स ऊपर है, तो वहाँ होने की संभावना बहुत कम है। होगा तभी जब आप इंटरव्यू में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, और बोर्ड खुश होकर आपको 200-210 नंबर दे दे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कट ऑफ से आपने 60-70 नंबर ऊपर ले रखा है, मिनिमम 50 नंबर तक, तो फिर 170-80 नंबर तक इंटरव्यू में आएगा तो सिलेक्शन होगा। जितना ऊपर रहेंगे नंबर, जितना इंटरव्यू में अच्छे रहेंगे, उतना रैंक आपका अच्छा होगा। तो ये मार्कशीट सब जो होता है ना, इससे इन्हीं सब चीज़ों को समझना होता है कि ये कट ऑफ है तो यहाँ रहना उचित नहीं होगा। क्योंकि आप देखो कि फाइनल कट ऑफ में लोएस्ट का कितना, लगभग 200 नंबर का अंतर है ना जी। आप देखो जो फाइनल जनरल का कट ऑफ गया है वो भी सबसे नीचे वाला होगा, उसके ऊपर लोगों के गए होंगे, और वहां पर भी तो आप उस दोनों में देखो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है मेंस के फाइनल कट नीचे में, और 224 नंबर का अंतर है ना। तो आप देखिए हमने क्या कहा कि जो वहां पर होगा उसका रिजल्ट होना संभव नहीं है, यानी कि मिनिमम उसको 224 नंबर इंटरव्यू में आया होगा तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ होगा। तो कुल मिला के इसका अर्थ यही निकला ना कि जब आप मेंस दें तो मेंस ही सफलता का सबसे मूल पेरीमीटर्स है। अगर आपने मेंस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लिया है और वहाँ पर 70-80 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो 70-80 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो फिर सिलेक्शन से कोई रोकेगा नहीं, तब तो 160-70 भी आएगा तो हो जाएगा। अगर 180 190 गया इंटरव्यू में तो फिर रैंक आना शुरू हो जाएगा। तो मार्क्स देखने से यही पता चलता है कि अभी एग्ज़ाम कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। और जैसे मान लीजिए कि अभी जिनको 2026 में पीटी देना होगा, तो एक तो आइडिया लग गया ना जी कि मिनिमम कितना रखना होगा, 50 क्वेश्चन जनरल है तो मिनिमम काट खोट के 50 क्वेश्चन सही रखना होगा, तभी रिजल्ट आने की संभावना है। उससे नीचे गए तो वो खतरा जोखिम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार का कह रहा है कि जिसका 47 है लगभग वही गया है, तो 50 कम से कम होना चाहिए। अभी अब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उससे भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप टेस्ट में कहाँ पर हैं, कट ऑफ कहाँ पर है, बीच का गैप कितना है, और उस गैप को कैसे भरना है। ये चीज़ें एनालिसिस करनी होती है कि हाँ कट ऑफ जो अभी हम टेस्ट दे रहे हैं, अब ये लोग हंस रही है, तो हंस रही है तो इसका अर्थ है कि गैप ज़्यादा है, क्या मैं सही हूँ, है ना। हंसने का अर्थ ही होता है, हम लोग टीचर के साथ साथ मनोविश्लेषक भी होते हैं, समझ जाते हैं कि ये हंसी क्यों है। तो गैप ज्यादा है इसका मतलब अब उस गैप को आपको भरना है, कैसे भरना है ये अब आपको एनालिसिस करना होगा, कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में किस पोर्शन में हो रहा है, उस पर काम करना होगा। और अगर यहाँ के टेस्ट में आपको माइनस करके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी हो जाएगा, ये तय है। क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सीधा होता है, बहुत टफ नहीं होता है, मैं हम लोग जितना समझते हैं। तो इसलिए वो जो गैप दिख रहा है जिनको भी, उस गैप को अभी भी कितने समय बचे हुए हैं, लगभग अप्रैल पूरा है, यानी कि मान के चलो ना कि अभी कुल मिला के आपके पास 60-65 दिन और है। तो 60 दिन कम नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पीछे में भी तो पढ़ाई किया है। अब उस 60 दिन उस चीज़ पर दीजिए कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे गैप कितना बड़ा है, उस गैप को कैसे भरा जा सकता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत पढ़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ अब ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं। जो कंसोलिडेट हो चुका है उसको कंसोलिडेट करना है, एक्स्ट्रा और क्या करना होगा ताकि आप पीटी क्वालिफाई कर जाएं, ये ध्यान में रखना होगा। उसी पर, और टेस्ट जब भी दीजिए तो उसका विश्लेषण जरूर कीजिए, ऐसा नहीं कि टेस्ट देने के बाद छोड़, क्यों गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए क्या करना होगा, जब आप ये करेंगे तब जाकर स्कोर बढ़ना शुरू होता है। टेस्ट दे के छोड़ देना कभी भी स्कोर नहीं बढ़ेगा, आपका हमेशा स्कोर वही रहेगा, कभी 2-4 नंबर ऊपर जाएगा, कभी 2-4 नंबर नीचे आएगा। जब आप विश्लेषण करेंगे कि हाँ क्यों गलत हो रहा है, इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, क्या जो गलत हो रहा है वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर कैसे काम करना है, क्या करना होगा,
जब 2 4 5 टेस्ट में ऐसे काम करेंगे तो फिर 7वें 8वें टेस्ट से स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो काम बनता है। अब देखो ये जो है सो सचिन कुमार लिख रहे हैं कि सर टॉपिक पर बात कीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है ना, इसको ट्रेन छूट रही है ना। वैसे भर दिन मोबाइल बैठ के देखता होगा ऐसे लोगों को। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के प्रयासों में, है ना। इसमें हमने थोड़ा सा वो सिक्वेंसली डाल दिया है कि बायोडायवर्सिटी पर कब कब सम्मेलन हुआ। तो जैसे जैव सुरक्षा पर एक तो था ही सीबीडी जो हम लोग पढ़े थे, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। फिर जैव सुरक्षा पर 2010 में नागोया। फिर 2012 में भारत के हैदराबाद में ये सम्मेलन हुआ था। 14 में प्योंगयांग, 16 में मैक्सिको के कैनकुन में, 18 में मिस्र के शर्म अल शेख में, 20 में होना चाहिए था बट हुआ नहीं, कोविड का दौर था। 21 में वही कुनमिंग, 22 में मॉन्ट्रियल। तो फाइनली हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी प्रोटोकॉल। और 24 में कहाँ पर हुआ, कोलंबिया के कैली शहर में। तो वो है, इसके बारे में हमने तो एक शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर दे दिया है। लेकिन बाकी जितने भी सम्मेलन हैं उसको हमने कवर करा दिया है। इसमें जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी प्रोटोकॉल है वो रिसेंट है, एग्जाम में आएगा यहीं से। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से लिख दिया, बहुत सारा पॉइंट तो कल क्लास में लिखाया भी था। तो उसको जो है सो एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, इस पॉइंट सबको देख लीजिएगा कि क्या क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं। अब कैली सम्मेलन पर भी कल चर्चा हो चुका था कि क्या है नहीं है, तो वो हमने इसमें दिखा ही दिया है। अब इसमें क्या है कि कुछ संधियां, कुछ समझौते हैं और कुछ संगठनात्मक प्रयास जो है वो है। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम साइट्स कहते हैं। यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चन कई बार आया है, आने वाले समय में भी आएंगे, इसको ध्यान में रखना है। साइट्स जो है एक अंतर सरकारी संधि है, कन्वेंशन के रूप में है ये। और जो अंतर सरकारी कन्वेंशन है तो इसका अर्थ है कि कई सारे देशों ने मिलकर इस कन्वेंशन को स्वीकार किया है। साइट्स को हम वाशिंगटन समझौता के नाम से भी जानते हैं ना। वाशिंगटन समझौता क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि वाशिंगटन में इसको अडॉप्ट किया गया है। ये जो साइट्स समझौता है विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता है। वन्यजीव समझौता कहने का अर्थ है कि साइट्स का जो मूल कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, खासकर किसका, पादप और जंतु का। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो पादप और जंतु का होता है उससे प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट न आए, और वो अवैध रूप से व्यापार नहीं होना चाहिए, चोरी तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना इसका काम है, वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करना इसका काम है। और अगर वन्य जीवों का व्यापार होता है तो किस तरीके से हो, किस प्रक्रिया से हो, वो भी साइट संधि निर्धारित करता है। तो 3 की पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या है कि साइट्स एक अंतर सरकारी कन्वेंशन के रूप में है। हम इसे क्या कहते हैं, वाशिंगटन समझौता। क्यों कहेंगे, क्योंकि वाशिंगटन में इसको अडॉप्ट किया गया। प्रावधान क्या करता है ये, तो ये कहता है कि जो वन्य जीव और वनस्पति दोनों याद रखेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ फ्लोरा एंड फौना है ना। तो वन्य जीव और वनस्पति दोनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना इसका उद्देश्य है, पहला। दूसरा इसका उद्देश्य है कि वन्यजीव और वनस्पति का अवैध गलत तरीके से व्यापार नहीं होना चाहिए। तीसरा इस संधि का उद्देश्य है कि वन्यजीव या वनस्पतियों का व्यापार होता है तो उस तरीके से व्यापार नहीं होना चाहिए कि उस प्रजाति के अस्तित्व पर संकट आ जाए। तो इन सारे चीजों का प्रावधान कौन करता है, साइट्स करता है। इसके लिए साइट्स संधि में 3 परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 है। साइट्स के परिशिष्ट में, परिशिष्ट 1 में उस वनस्पति या वन्यजीव को शामिल किया गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। बस समझ में आ गए। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मान लीजिए कि साइट्स के लिस्ट में शेर शामिल है परिशिष्ट 1 में, तो इसका अर्थ होगा कि शेर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके अंग का, किसी चीज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। कब हो सकता है,
तो परिशिष्ट एक में अगर कोई वन्यजीव शामिल है और कोई पादप शामिल है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी हो सकता है जब उस व्यापार का उद्देश्य शोध, अनुसंधान या मानव कल्याण है। बात समझ में आ रही है? तो अगर परिशिष्ट एक में जो भी वनस्पति और वन्यजीव है, कॉमर्शियल ट्रेड उसका नहीं होगा। किसका हो सकता है? तो अगर उसका उद्देश्य क्या है कि मानव कल्याण करना है, कुछ उसको लेकर शोध रिसर्च करना है, तब परिशिष्ट एक में जो पादप और वन्यजीव शामिल है उसका व्यापार हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि जिन देशों के बीच इसका व्यापार होना है उन देशों के बीच लाइसेंस का आदान प्रदान होना चाहिए। यानी कि एक छोटा सा उदाहरण कि चीता मान लीजिए कि संकटग्रस्त है, अब चीता को भारत से चीन जाना है, तो भारत और चीन के बीच साइट्स कहता है कि इन दोनों देशों के बीच इस तरह की जो संस्था है उसके बीच लाइसेंस परमिट का आदान प्रदान होगा, तभी जाकर ये आदान प्रदान होगा। जैसे हमने नामीबिया से चीता लाया है ना, तो वो बिना लाइसेंस के संभव नहीं हुआ होगा। तो इसका अर्थ यही है। तो प्रश्न ये पूछेगा कि साइट्स के परिशिष्ट एक में अगर किसी वन्यजीव को शामिल किया गया है तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यही होगा कि उसका कॉमर्शियल ट्रेड नहीं होगा, केवल क्या हो सकता है, शोध और अनुसंधान, और उस शोध अनुसंधान का उद्देश्य मानव कल्याण सुनिश्चित करना है, तब परिशिष्ट एक में शामिल वन्य जीवों का व्यापार हो सकता है। ठीक है। परिशिष्ट दो में वो जीव वन्यजीव शामिल है जिनके ऊपर अभी संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन साइट्स मानता है कि अगर इसके व्यापार को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगे। क्या कहा हमने? परिशिष्ट दो कहता है कि इसमें वो वन्यजीव शामिल है जिसके अस्तित्व पर अभी वर्तमान में कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर उसके व्यापार को रेगुलेट नहीं किया गया तो फिर वो भी क्या हो सकता है, संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इनके व्यापार के नियमन की जरूरत है। इसमें लुक लाइक प्रजातियों को भी शामिल किया गया जो देखने में सिमिलर प्रजातियां होती है। जैसे बिल्ली कुल, कैट कुल का जो प्रजाति होता है वो क्या है, सब देखने में सिमिलर है। हाथी है, चीता है, जो भी 6-7 उसमें है, सब क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया गया। इसका अर्थ है कि इसमें जो प्रजाति है उसका व्यापार होगा, लेकिन साइट्स कहता है कि इसके व्यापार के रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और जो तीसरा परिशिष्ट है, उस तीसरे परिशिष्ट में उन पादप या वन्यजीवों को शामिल किया गया है, उसके भी व्यापार हो सकते हैं, उसके लिए भी लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया की जरूरत है। इस पर प्रश्न यही होगा, एक तो सीधा यहाँ से पूछेगा कि साइट्स के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट, इससे यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता है। दूसरा, इसे वाशिंगटन समझौता कहते हैं। तीसरा, इसका उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है। तो क्या हो गया, तीनों सही हो गया। अब एक प्रश्न ये होगा कि अगर साइट्स के परिशिष्ट एक में किसी प्रजाति को शामिल किया गया है तो इसका क्या अर्थ होगा? पहला, इसके व्यापार के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके व्यापार के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, इसका कॉमर्शियल ट्रेड नहीं होगा। अब चूज करने के लिए कि चूज कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ में आई? तो इसको ध्यान में रखेंगे, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि परिशिष्ट एक में जो है इसके तहत उन प्रजातियों की सूची को शामिल किया गया है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। साइट्स इन प्रजातियों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यदि इसके आयात का उद्देश्य वाणिज्य नहीं है, इसके व्यापार में क्या हो सकती है, छूट दी जा सकती है। कब? जब उसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान, शोध कार्य करना है, तब। परिशिष्ट दो, इसके तहत उन प्रजातियों को सूची को शामिल किया गया जिनके वर्तमान में लुप्त होने का खतरा नहीं है। हालांकि ऐसी प्रजातियों के व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित किए जाने की जरूरत है क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। इसमें समान दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल है। जैसे उदाहरण हमने क्या दिया कि कैट परिवार का जो भी प्रजाति है सब देखने में क्या है, सिमिलर है। जिनके व्यापार किए जाने वाले नमूने संरक्षण इसको सूचीबद्ध प्रजातियों के समान दिखते हैं। निर्यात परमिट या पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र देकर इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी दी जा सकती है। और इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल है जो कम से कम एक देश में संरक्षित है,
साथ ही उस देश में इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए साइट्स के अन्य पक्षकारों से आग्रह किया गया हो। केवल उपयुक्त प्रमाण पत्र से इसके व्यापार की अनुमति दी जा सकती है। अब यहाँ से एक लिंक और है, ये साइट्स यहाँ खत्म है। लिंक ये है, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। चर्चा तो हुआ है कई बार, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पैन एरिया है सब किससे बना है, उसी से बना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्या है, भारत में उसमें जो पहले था वो अधिनियम, उसमें 6 अनुसूचियां थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पहले 6 अनुसूचियां थी। अब उसमें 4 अनुसूचियां 2022-23 में उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके उसमें केवल अब 4 अनुसूचियां रह गई है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अनुसूची 1 है, उसमें वो वन्यजीव शामिल है जिसका देश में व्यापार करना, शिकार करना प्रत्येक तरह से प्रतिबंधित है। यानी उसको हायर स्तर की सुरक्षा दी गई है, चाहे वो संरक्षित क्षेत्र में है या संरक्षित क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं है। तो अनुसूची 1 जो हमारे यहाँ का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, अगर उसमें जो भी शामिल जीव है उसकी का कोई शिकार कर दे, कोई हत्या कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है। ब्लैक मृग का सलमान खान ने कुछ दिन पहले गाड़ी से, बहुत पहले की घटना है, जोधपुर जेल में केस चला, उनको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी। तो उस प्रश्न ये पूछेगा कि भारत के वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में अगर कोई वन्यजीव शामिल है तो इसका क्या अर्थ होगा। पहला, इसको संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र से बाहर पूर्णतः सुरक्षा प्राप्त है, तो सही है। इसका देश के किसी भी हिस्से में व्यापार, शिकार नहीं किया जा सकता है ना, अगर करेंगे तो फिर दंड उसका भोगेंगे। अनुसूची 2 में भी वन्यजीव ही शामिल है, लेकिन अनुसूची 2 में जो वन्यजीव शामिल है उसको अनुसूची 1 की तुलना में कम सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उसका भी शिकार नहीं किया जा सकता, अंग का अवैध व्यापार नहीं किया जा सकता। अनुसूची 3 में वन्य जीव, अनुसूची 3 में पादप को रखा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि अनुसूची 3 में जो पादप हैं, वनस्पति हैं, उसका अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर अनुसूची 3 में कोई धान का पौधा है, छोटे से उदाहरण से समझते हैं, अगर उस धान की खेती कोई करना चाहता है किसान, तो उसको उस अधिनियम के तहत पहले परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको सुरक्षा प्राप्त है। जब पहले 6 अनुसूचियां थी तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 6 में कोई पादप शामिल है तो इसका क्या अर्थ होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम जाकर क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो उस समय अनुसूची 6 में जो था ना, पादप था, और पादप था तो उसको खेती करने के लिए लाइसेंस लेना उस समय भी जरूरी था, आज भी वो जरूरी है। लेकिन अनुसूची अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले वो 6 में था, अब किस में आ चुका है, 3 में। इसका अर्थ है कि आज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के अनुसूची 3 में जो पादप है उसका अगर हम आप कोई खेती करना चाहेंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, वरना उसकी खेती नहीं कर सकते। और अनुसूची 4 जो है भारत का, उसमें वो वन्यजीव या वनस्पति शामिल है जो साइट्स की सूची में शामिल है। तो साइट्स के परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में जो शामिल है वो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस सूची में है, 4 में। तो सीधे प्रश्न होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो अनुसूची 4 है वो किससे संबंधित है, तो सीधे क्या होगा, साइट्स से संबंधित है वो। ठीक है, आगे आएगा, लेकिन अभी हमने लिंक करके इसको आपको बता दिया है। प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चीज़ों को गंभीरता से समझेंगे, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है ये। तो ये ऐसे, आप जैसे हमने कहा कि पूछा है कि अनुसूची 6 में शामिल है तो इसका क्या अर्थ है, तो उस तरीके के प्रश्न आए हैं। अब एक दो प्रश्न इस तरीके से भी पूछा हुआ है और जो आगे भी पूछेगा। अब मान लीजिए कि जो अनुसूची 1 में कोई वन्यजीव शामिल है अपने यहाँ, उसको किस परिस्थिति में मारा जा सकता है और कौन मारने का आदेश दे सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अब आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन सब हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो अनुसूची 1 में अगर कोई वन्यजीव शामिल है तो उसको मारने का आदेश देने का अधिकार
राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन का होता है। ये हर एक राज्य में एक मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद होता है, जो सबसे चीफ अधिकारी होता है वहाँ का। तो उसी को ये अधिकार दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कि वो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में शामिल वन्यजीव को मारने का आदेश दे सकता है। ये कार्यपालिका के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। किस परिस्थिति में दे सकता है? 3 परिस्थितियां हैं। पहला, कि वह मानव के लिए वास्तविक खतरा है, खतरे की संभावना है, तब नहीं मारा जा सकता है। यानी चीता आ रहा है, शेर आ रहा है और लोगों को उठा उठा के ले जा रहा है, ये खतरा है। अब वहां बाघ है और मार सकता है, इस स्थिति में वो आदेश नहीं दे सकता है। तो वो मानव के लिए वास्तविक खतरा बन गया इस स्थिति में। दूसरा, वो ऐसे लाइजला बीमारी से ग्रसित है जिसका वर्तमान मेडिकल में कोई उपचार नहीं है। और तीसरा, वो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है जो ठीक नहीं हो सकता है। तो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है तो वो किसको कर सकता है? अन्य वन्य जीवों को भी फैला सकता है। तो ये 3 परिस्थितियां हैं कि वो मानव के लिए वास्तविक खतरा बन गया है, वह लाइजला बीमारी से पीड़ित है जिसका वर्तमान मेडिकल में कोई उपचार नहीं है, और तीसरा कि वो संक्रामक डिजीज है जिसके फैलने की संभावना है। इस आधार पर राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन 1 और 2 में जो भी शामिल है उसको मारने का आदेश दे सकता है। अपने यहाँ इच्छा मृत्यु है ना जी, कुछ इसी तरीके से समझो। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव, है तो इच्छा मृत्यु में। तो कुल मिलाकर उससे आप लिंक कर लीजिए इसको, तो लगभग लगेगा वही है यहाँ पे। वहाँ भी वही है ना कि अगर मेडिकल में कोई इलाज नहीं है तो फिर उसको क्या किया जा सकता है? इच्छा मृत्यु देने की है। अब फिर उसमें एक होता है कि वो इंजेक्ट करके मारना और दूसरा अपरेटस हटा देना। यही होता है ना कि जिस सुरक्षा उपकरण पर उसका सांस चल रहा है वो हटा दीजिए तो वो मर जाएगा, या फिर उपकरण लगा हुआ है कोई ऐसा मेडिसिन दे दीजिए कि वो खत्म हो जाए। तो यहाँ भी वन्य जीव के साथ क्या हो रहा है? वही करेगा ना, वो कुछ मेडिसिन दे के खिला के मार देगा या कुछ और तरीके से करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप रिपीट होगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से चीजें बार बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर एक है जिसको हम कहते हैं IUCN, कई बार नाम आया था ना इसका, कि वन्य जीवों के संरक्षण में कई बार नाम आया था। तो संगठनात्मक प्रयासों में सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या है? IUCN है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब स्थापित हुआ? 48। सबसे वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित जो है ये क्या है? एक सबसे पुरातन संस्थाओं में से एक है। वर्ष तो पूछेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड सिटी में है। काम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र, विश्व वन्यजीव कोष और अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है? कार्य करता है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इसके द्वारा एक रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। ये नाम तो सुना होगा, रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि रेड डेटा बुक में पादप और जंतु दोनों की सूची होती है। कभी कभी देगा कि रेड डेटा बुक में केवल जंतु की सूची होती है, नहीं, इसमें पादप भी होता है और जंतु दोनों होते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। अब रेड डेटा बुक में होता क्या है? तो ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है, जो विलोपन के कगार पर है, जिनके अस्तित्व पर खतरा है, उसको IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। और उसमें देखेंगे कि जो क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज है, संकट है, उसको किस पेज पर रखा जाता है? पिंक पेज पर। तो एक तो ये याद रखेंगे कि रेड डेटा बुक है जिसमें पादप और जंतु दोनों शामिल है। किसके द्वारा किया जा रहा है? IUCN के द्वारा। रेड डेटा बुक में जो प्रजातियां क्रिटिकली इन डेंजर है उसको किस पेज पर रखा गया? पिंक पेज पर। और मान लीजिए कोई क्रिटिकल इन डेंजर प्रजाति थी, उसके संरक्षण का प्रयास किया गया और संरक्षण के प्रयासों के तहत उसकी आबादी समष्टि बढ़ गई और अब वो खतरे से बाहर हो चुका है, तो फिर उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है? ग्रीन पेज पर ऐसी प्रजातियों को शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे भारत से चीता खत्म हो गए थे, है ना, अब चीता संरक्षण किया जा रहा है भारत में। अभी तो उतनी समष्टि नहीं है, लेकिन विश्व में अगर चीता का समष्टि उतना बढ़ जाए जो खतरे से बाहर है,
तो फिर इसको कहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, ग्रीन पेज पर कर दिया जाएगा। ये जो IUCN है, इनका जो रेट डेटा बुक होता है, इनमें प्रजातियों को 9 कैटेगरी में रखा जाता है। कितने कैटेगरी में, 9 कैटेगरी में। तो जो प्रजातियों को 9 कैटेगरी में रखा जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रजाति की कैटेगरी होती है, आप ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन सब कुछ क्रिटिकल जाता है। तो एक है इनकी कैटेगरी इंक्सटिंक्ट प्रजातियां। इंक्सटिंक्ट प्रजाति वो है जो पहले था अब नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजाति। जैसे आप देखोगे कि हाथी के जैसा एक पक्षी जानवर होता था, मैमथ, नाम सुना है, मैमथ का नाम सुना है, हाथी के जैसा ही होता था, तो मैमथ विलुप्त हो गया। तस्मानियन भेड़ का नाम सुना है, तो तस्मानियन भेड़ विलुप्त हो गया। डोडो पक्षी का नाम सुना है, ये मॉरिशस में पाया जाता था डोडो पक्षी। तो विलुप्त होने का अर्थ है कि ऐसी प्रजातियां जो पहले थी बट आज वो पाया नहीं जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे, इंक्सटिंक्ट प्रजाति है। फिर है कि एक है इंक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड वाइल्ड, एक है इंक्सटिंक्ट प्रजाति और एक है इंक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। दोनों में क्या अंतर है, अंतर यही है कि ये, इसका अर्थ है कि ये वन क्षेत्र से भी विलुप्त है और प्रयोगशाला सबसे भी विलुप्त है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जू में कुछ जीव रखा जाता है ना जी, या आप बोटेनिकल गार्डन है, प्राणी विज्ञान उद्यान है, वहां पर भी तो जीवों को रखा जाता है, वनस्पति को। तो इसका अर्थ है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ना तो खुले वन क्षेत्र में है, ना ही संरक्षित क्षेत्र में है। इसका अर्थ है कि ये कहाँ से विलुप्त हो चुका है, जंगल से, यानी कि वन क्षेत्र से विलुप्त हो चुका है। तो इसका अर्थ है कि ये कहाँ पर हो सकता है, संरक्षित क्षेत्र में हो सकता है, अर्थात चिड़ियाखाना, इस तरह के क्षेत्रों में ये हो सकता है। क्रिटिकली इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर हम उस प्रजाति को कहेंगे जिसकी समष्टि वर्तमान में केवल 250 की रह गई है। बात समझ में आ रही है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर। फिर है इंडेंजर, वेनरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशियंसी, नोटेबिलिटी। इसका तो अर्थ ये हो गया कि इसमें वो प्रजाति होगा जिसके डाटे आंकड़े पूर्णतः पर्याप्त नहीं हैं, और इसमें ये प्रजातियां होंगी जिनका कैलकुलेशन आज तक हो ही नहीं पाया, वो है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि हम इंडेंजर स्पीसीज किसको कहेंगे। यहाँ पर पूछा किस तरीके से है, जैसे आपको उदाहरण देते हैं, जैसे टर्टल है ना, टर्टल में कछुआ, है ना, टर्टल है। मान लीजिए कि हिरन है, मान लो कि चीता है। अब कुछ उदाहरण है, मान लो कि शेर है ना। अब इसमें से कई तरीके से प्रश्न होते हैं, कितने तरीके से प्रश्न होगा, अब देखो इसी पर हम 10 प्रश्न आपको बना के देखा। पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि इन चार में से कौन जो है सो इंडेंजर स्पीसीज है। तो अब जब आपको पता है तभी आप इसको बना पाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्न को छूने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न सब तुकाराम के नाम पर नहीं बनते हैं। तुकाराम कौन थे, महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। मध्यकालीन भारत नहीं हुआ पड़ा है क्या, आज ही हुआ है, तो तुकाराम का नाम नहीं आया था। हाँ, तो हम उन्हीं का नाम कर रहे थे ना। मतलब नहीं होता है कि अंदाज के आधार पर आप लगाते हैं कि ये हमारा सही ही हो जाएगा। हाँ, ध्यान से देखिए, सुनिए। तो एक क्वेश्चन क्या होगा कि पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये तो पता होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। लेकिन कब पूछता है ऐसे क्वेश्चन, कैसे पूछेंगे वो देख। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन साइट्स के परिशिष्ट एक में है। हो गया ना प्रश्न भारी। अब इस तरह के, अब आपको पता होगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं कि साइट्स के परिशिष्ट एक कौन में है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के परिशिष्ट एक में है। समझ में आ रही है, तो ये हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछा है इस तरीके से, ये ध्यान रखेंगे। तो एक ही ऑप्शन है, चार ही ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न कितने, 3 हो गए कि कौन इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इसमें साइट्स के परिशिष्ट एक में या दो में शामिल है, और कौन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के परिशिष्ट एक में शामिल है। 2 टफ क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये प्रश्न 13-14 में एक दो बार पूछे गए थे, कंटिन्यू वहां पर पूछे गए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, देखिए उसके बाद ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं।
ये क्वेश्चन पूछे तब जाते हैं जब IUCN का रेड डाटा अपडेट हो, और रेड डेटा अपडेट हो और उसमें भारत का कोई शामिल हो जाए, चाहे पादप हो या जंतु समुदाय, तो फिर जो है सो वहां से प्रश्न पूछने की संभावना 100% बढ़ जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन टफ है, आए तो टच करना चाहिए, ना आए तो छोड़ देना चाहिए। बाकी के प्रश्न को एक बार आप देखिए कि आगे का प्रश्न क्या है, इसको घेर कर रख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल में सर्किल की, बाद में देखेंगे कि अगर हमें 70 बनाना है मान लीजिए और हम 68 तक ही पहुंचे, तो घेरे हुए प्रश्न को एक दो को देखना है कि वहां तक जाने के लिए अब किसको बनाया जा सकता है। तो ये तरीका होता है एग्जामिनेशन हॉल में, हम लोग भी यही करते थे कि जो प्रश्न लगता था कि इसमें थोड़ा सा मामला फंस रहा है, प्रश्न के नंबर को सर्किल कर देते, क्योंकि जब आप रिपीट करने जाओगे तो टाइम कम रहता है ना, तो कौन की होगा ऐसे तो नहीं देख सकते हैं, तो हर एक प्रश्न देखना पड़ेगा, सर्किल कर देते थे नंबर को। अच्छा 49 नंबर में मामला फंस रहा है, 80 बनाना है, अगर नहीं बनेगा 80 तो फिर इस पर दोबारा आएंगे, देखेंगे कि इसको कैसे बनेगा। तो इससे आप टाइम भी सेव कर लेंगे और कौन बनाना है कौन नहीं बनाना है ये सब हो जाता है, रिजल्ट के बहुत नज़दीक लोग इस सब से पहुंच जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा इसका अर्थ आपको बता देते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर देखिए विलुप्त प्रजाति है कि जो जिनके अंतिम सदस्य की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी, वो पर्यावरण से भी बाहर है, संरक्षित क्षेत्र से भी बाहर है, वन्य क्षेत्र से विलुप्त उन प्रजातियों की श्रेणी है जिनके सदस्य या तो केवल बंद क्षेत्र में हैं या उनके ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र से बाहर कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम पर्यावरण में रखते, चाहे इसका अर्थ क्या हो गया, एक्सिटू कंजर्वेशन में वो है, इंसिटू कंजर्वेशन में वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उन प्रजातियों की श्रेणी है जिनमें पिछले 10 वर्षों के दौरान या 3 पीढ़ियों के दौरान उनके पॉपुलेशन में 80 से 90% तक की गिरावट, और ये डाटा थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, 50 या उससे कम सदस्य बचे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। फिर संकटग्रस्त यह उन प्रजातियों की श्रेणी है जिनमें पिछले 10 वर्ष, एक चीज देखेंगे कि समय सब में कॉमन होगा, जनरेशन उतना ही होगा, 3 पीढ़ियों में, यहाँ पर था 10 वर्ष 3 पीढ़ियां, 10 वर्ष 3 पीढ़ियां, लेकिन कितनी समष्टि की गिरावट आ जाए, 50 से 70%, यहाँ पर 80 से 90%, और कुल समष्टि कितनी बची हुई हो, 250, तो फिर वो क्या कहलाएगा, संकटग्रस्त। तो गंभीर संकटग्रस्त और इसमें क्या है, दो अंतर है, वर्ष तो एक ही है, 3 जनरेशन भी देखते हैं, केवल इसमें 80 से 90% की गिरावट आ जाए और लोग कितने बचे हैं, 50, और यहाँ पर भी टाइम सेम है, गिरावट कम है 50 से 70, और लोग कितने बचे हों, सुभेद्य उन प्रजातियों को जिनमें पिछले 10 वर्षों या 3 जनरेशन में कितनी गिरावट आई हो, 30 से 50%। वर्तमान में इनके कितने सदस्य हैं, 1000, तो उनको हम क्या कहेंगे, सुभेद्य वनरेबल स्पीसीज है। फिर है निकट संकटग्रस्त उन प्रजातियों की श्रेणी है जो संकटग्रस्त होने के निकट है या भविष्य में संकटग्रस्त स्थिति के मानदंड को पूरा करेगा। तो संकटग्रस्त होने का मानदंड क्या है, यही है ना कि 10 वर्ष में या 3 जनरेशन में ये स्थिति में आ जाए। बहुत कम चिंताजनक, लीस्ट कंसर्न, यह उन प्रजातियों की श्रेणी होती है जो सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद व्यापक और प्रचुर मात्रा में है, यानी इनके अस्तित्व के ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है, पर्याप्त संख्या में है, आंकड़ों का अभाव और मूल्यांकित नहीं। तो एग्जाम में ये परिभाषा नहीं पूछेगा, ये तो आप ध्यान रखेंगे, समझ बढ़ाने के लिए चीजें होती है, कभी भी इस पर एग्जाम में नहीं जाएगा कि कौन मूल्यांकित है या नहीं, जो मूल्यांकित है ही नहीं उस पर क्या पूछेगा, वो ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। अगर प्रश्न पूछना होगा तो 3, 4 और 5 नंबर से, इसी में पूछेगा कि बताइए कौन वनरेबल स्पीसीज है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या कौन इंडेंजर स्पीसीज है, जैसे हमने वहां पर आपको दिखाया था। आज जाइएगा घर पर और मुझे लगता है 12-13 का अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो 2 वर्ष कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे गए कि इनमें से कौन संकटग्रस्त है, कौन सुभेद्य प्रजाति है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब जो है सो एक संस्था है जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व वन्यजीव कोष, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, कब स्थापित हुआ, 61 में, मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड में, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट पांडा। काम क्या है,
तो IUCN की सहायता करना और वन्य जीवों की देखभाल में मदद करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के पर्यावरण को हानि को रोकना, ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों मिल के साथ रह सकता है। 3 रिपोर्ट प्रकाशित करता है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। कई बार रिपोर्ट पर क्वेश्चन होता है ना कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये 3 रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन, ये है। यहाँ से तो वैसे ही अगर पूछेगा कि इसका कार्य क्या है, तो संस्था पर्यावरण से संबंधित है, उसको तो आप वैसे ही पिक कर लोगे, वर्ष पूछेगा नहीं। अगर यहाँ से जाएगा तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी कि ये है। एक है ट्रैफिक। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। नाम को अगर फुल फॉर्म को याद रखेंगे ना, तो इसका अगर स्टेटमेंट करके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उसका उत्तर निकाल लेंगे। क्या कर रहा है कि ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि ये एक प्रकार की संस्था है। क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो वन्यजीवों का होता है उसके संबंध में रिकॉर्ड रखना इसका काम होता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वन्यजीवों का, उसका रिकॉर्ड रखना काम है, तो जाहिर सी बात है कि इस रिकॉर्ड का यूज हो सकता है। तो इसकी स्थापना 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर की गई। किसके किसके द्वारा? IUCN और WWF के सहयोग से। मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज शहर में। अब ये चूंकि वन्यजीवों के व्यापार के संबंध में डेटा जमा करता है, तो वो डेटा किसके लिए उपयोगी हो सकता है? साइट्स के साथ सहयोग करेगा, क्योंकि साइट्स का काम क्या है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना, उसके व्यापार की निगरानी करना। तो अवैध व्यापार को रोकना और निगरानी करने के लिए क्या डेटा की जरूरत है ना, तो वो देगा। इसमें एक टेक्निकल टर्म जो और है, जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, ये क्या है? गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है। यहीं पर क्या कहेगा कि ट्रैफिक के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सरकारी संगठन है। कई बार होता है ना इस तरीके का, तो हमें ध्यान रखना गैर सरकारी संगठन है। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि इसका कार्य है वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आंकड़े को जमा करना रखना, तो वो क्या हो जाएगा? सही। तीसरा स्टेटमेंट, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज शहर में है, सही। चौथा, इसकी स्थापना IUCN और WWF के सहयोग से की गई है। और पांचवा, कि ये जो संस्था है वो क्या करता है कि व्यापार जो होता है उसकी निगरानी। तो जब भी पूछेगा स्टेटमेंट करके ही आएगा। ट्रैफिक में और साइट्स में मूलभूत अंतर क्या है? एक चीजों का अंतर है, 2 चीजों का। साइट्स अंतर सरकारी संधि है, वो सरकारों के द्वारा स्वीकार किया गया कन्वेंशन है, तो वो अंतर सरकारी है। ये क्या है? गैर सरकारी है। उसका काम क्या है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना। इसका काम क्या है? वन्य जीवों के व्यापार पर डेटा को कलेक्ट करना और वो डेटा साइट्स के साथ शेयर करना। तो तुलना करके ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये है एक संस्था, साइट्स, सॉरी, ट्रैफिक। फिर एक है दक्षिण एशिया वन्यजीव नेटवर्क प्रवर्तन। स्थापना कब हुई है? 2011। दक्षिण एशिया में 8 देश हैं, उनके सहयोग से। कौन कौन से देश हैं 8 देश इसमें? तो एक है इसमें अफगानिस्तान, पहले नहीं था लेकिन सार्क में शामिल कर लिया गया है, तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? भारत। चौथा कौन हो जाएगा? नेपाल। पांचवा कौन सा हो जाएगा? भूटान। छठा बांग्लादेश। म्यांमार नहीं है इसमें, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। श्रीलंका और मालदीव। तो ये जो 8 देश है ना, हम इनको साउथ एशियन कंट्री कहते हैं। म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, और ये दक्षिण एशिया की बात की जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत आसियान का कभी सदस्य नहीं हो सकता। वो डायलॉग पार्टनर है उसका, लेकिन उसका सदस्य नहीं है, क्योंकि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, भारत दक्षिण एशिया का देश है। तो स्थिति के हिसाब से आप इसके सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन आसियान देशों का जब सम्मेलन होता है तो भारत डायलॉग पार्टनर के रूप में उसमें भाग
लेता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि इन 8 देशों का ये क्या है, एक वन्यजीव नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में। काम क्या करेगा, तो एक तो सबसे जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पर कि ये चूंकि सरकारों का है तो अंतर सरकारी होगा, और वन्य जीवों से संबंधित जो इन देशों के कानून है उसको लागू करने में मदद करना, और वन्य जीवों के प्रति जो अपराध होता है उस अपराध को निपटने में एक दूसरे की सहायता करना। तो स्टेटमेंट करके ही पीटी में क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क के बारे में क्या सही है। पहला स्टेटमेंट कि इसका जो इसमें दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं, या नाम दे सकता है, नाम याद रखेंगे। दूसरा, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, लेकिन वो बदल देगा, कहेगा कि ढाका में है, यहाँ पर है, तो वो ध्यान रखना होगा। तीसरा क्या है, कहेगा कि यह एक गैर सरकारी संगठन है, तो फिर क्या हो गया, गलत, अंतर सरकारी है। दो मूल काम है, इस क्षेत्र में वन्य जीवों के कानून के प्रवर्तन में एक दूसरे का सहयोग करना, लागू करने में, और वन्य जीवों के प्रति जो अपराध होता है उस अपराध को रोकने में एक दूसरे देश की सहायता करना। स्टेटमेंट करके आएगा, इसको उसी तरह से ध्यान में रखना होगा। एक है, यह सब आप देखिए, ग्लोबल इको रीजन, स्थानिक, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना, नाम से ध्यान में रखना है। एक संस्था है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, है ना। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, इसका काम क्या है, ये पूछे हुए है एक बार क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें स्टेटमेंट करके है और पूछा है कि बताइए कि जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है इसके बारे में क्या सही और क्या गलत है। तो ये एक वैश्विक पार्टनरशिप है संरक्षण संगठनों का। बायोडायवर्सिटी का टॉपिक है तो क्लियर है ही। 120 संगठनों के साथ विश्व का क्या ये सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। इसके द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉच। और ये किसका रेड लिस्ट जारी करता है, बर्ड का। तो इसका अर्थ है कि आईयूसीएन तो करता ही है, लेकिन जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके भी द्वारा क्या किया जाता है कि बर्ड के संदर्भ में रेड लिस्ट जारी किया जाता है। काम क्या होगा इसका, कि विश्व में जो महत्वपूर्ण पक्षी के क्षेत्र हैं उस पक्षी के क्षेत्र की पहचान करना और उसके संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देना। तो प्रश्न पूछा है, इस पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पर पूछा हुआ, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखेंगे मिलेगा। अगर मैं इसी से ऐसी एक संस्था और कहूँ तो आप थोड़ा इमेजिन करके बताइए कि उसका काम क्या हो सकता है। जैसे ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, अब आपसे पूछते हैं कि प्लांट लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बताइए क्या सही होगा और क्या गलत। तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा नाम से ही तो क्लियर है ना, जैसे ये बर्ड के लिए काम करता है वैसे वो किसके लिए काम करेगा, पादप के लिए। तो प्लांट लाइफ इंटरनेशनल भी क्या होगा, एक वैश्विक संगठन होगा जो विश्व के महत्वपूर्ण पादप क्षेत्र को चिन्हित करके और उसके संरक्षण करने का कार्य करेगा, और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो पर्यावरण में अगर थोड़ा सा कंसस रहेंगे तो कई बार क्या होता है ना, उसके नाम से उसका अर्थ को निकाला जा सकता है। तो ये है स्थानिक जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है। इसी तरीके से जैसे है ना, जीरो विलोपन के लिए संगठन, ऐसे प्लांट लाइफ इंटर, विश्व के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण प्लांट एरिया का चयन कर उसके संरक्षण को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आपको बताए ही थे, नहीं बताए थे, नहीं बताया था, बताए थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बारे में ही है। थोड़ा डिटेल से होगा, आप एक बार मौका मिले तो इसको पढ़िएगा। कहाँ पर होगा इस संदर्भ में, इसका कुछ वैसा है नहीं, नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये जो पीडीएफ जाएगा ना, इसको पढ़िएगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या अभी चर्चा हुआ। साइट्स से शुरुआत हुआ था ना, तो साइट्स क्या है, अब आप लोग बोलिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, हम तो बोल ही देंगे। क्या है साइट्स, क्या है साइट्स, कब अस्तित्व में आया था साइट्स, 1973 में, सही है। इसको वॉशिंगटन समझौता भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि वॉशिंगटन में अडॉप्ट हुआ, 75 से इसके प्रावधान लागू हैं। साइट्स है क्या,
तो एक भूमंडलीय अंतर सरकारी संधि है, कन्वेंशन के रूप में है। और जो भूमंडलीय अंतर सरकारी कन्वेंशन के रूप में है, वो करता क्या है? तो 3 पॉइंट बताया था कि वनस्पति और वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकता है। वनस्पति और वन्य जीवों का अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना है तो कैसे होना है उसका प्रावधान ये करता है। और इसके लिए क्या किया गया है कि साइट्स के अनुसूची में 3 परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 1 में अगर शामिल है तो क्या अर्थ है? उसका कॉमर्शियल ट्रेड नहीं होगा। केवल कब हो सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना है तो होगा, मानव कल्याण है। कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान का क्या अर्थ होता है? मानव कल्याण ही होता है, और क्यों करेंगे आप। दूसरा था कि परिशिष्ट 2 में वो शामिल है जिसके ऊपर वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर उसके व्यापार को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके अस्तित्व पर भी क्या हो सकता है? खतरा आ जाएगा। तो साइट्स कहता है कि इसके व्यापार को नियमित करने की जरूरत है ना। और इसमें एक और पॉइंट है, इसमें जो लुक लाइक प्रजातियां हैं, जो एक जैसे दिखने वाली प्रजातियां हैं, उसको भी परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। होगा कैसे होगा? तो परमिट के द्वारा, लाइसेंस के आदान प्रदान के द्वारा। तो वो ध्यान रख, वहीं से हमने थोड़ा सा लिंक क्या कर लिया था, अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसका अनुसूची 4 किया है साइट्स से जुड़ा। ठीक है, साइट्स के बाद हम लोग किस पर आ गए थे? आईयूसीएन। आईयूसीएन कब स्थापित हुआ, मुख्यालय कहाँ पर है, क्या कार्य है, और अनुसूची हमने उसके परिशिष्ट देख लिए कि उसमें 9 भाग में है। उसमें कुछ रेड डेटा लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, पिंक पेज का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन पेज का कॉन्सेप्ट है। 3-4 मूल याद रखना है कि सुभेद्य प्रजाति किसको कहेंगे, संकटग्रस्त किसको कहेंगे, और अति संकट क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको कहेंगे। था क्या? 10 वर्ष 3 पीढ़ी, याद रहेगा ना। तो 10 वर्ष और 3 पीढ़ी में क्रिटिकली इंडेंजर में क्या था? 80 से 90% की गिरावट, और केवल 50 बचा हुआ हो, यही था। इंडेंजर में क्या था? सेम चीज, 10 वर्ष 3 पीढ़ी लेकिन 50 से 70 की गिरावट और 250। और सुभेद्य में 3 पीढ़ी, 10 वर्ष 30 से 50 की गिरावट और 1000। बस अगर इस तरीके से गया तो आप इसको पकड़ लेंगे। बाकी क्वेश्चन वहां पर कैसे आया है ये हमने आपको बताया है। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि एक क्या था? ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, कब अस्तित्व में आया, क्या काम है, वो गैर सरकारी है, ये ध्यान रखना है। फिर एक आ गया दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क, 11 में स्थापित हुआ, दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा अपनाया गया है, तो अंतर सरकारी है। और मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काम क्या है? तो इस क्षेत्र में कानून जो है वन्यजीव के संरक्षण के लिए उसको लागू करने में एक दूसरे की सहायता करना, और वन्यजीवों के प्रति जो अवैध व्यवहार होता है या उसकी तस्करी हो या उसके साथ गलत होता है तो उसको रोकथाम के लिए एक दूसरे से मिलके काम करना। फिर एक था WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। काम क्या है भैया? तो IUCN के साथ मिलके पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना, ऐसे विश्व का निर्माण करना जिसमें मानव और पर्यावरण मिलके रहे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट 3 इंडेक्स प्रकाशित किया था, कौन कौन सा? एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन रिपोर्ट था, लिविंग इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। प्रश्न आएगा तो यही पूछेगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। फिर एक था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और एक क्या था? प्लांट लाइफ इंटरनेशनल, है ना। क्लियर है? इसको ध्यान में रखना होगा, इसको रखें। इसको ये PDF अपलोड कर दीजिएगा, दोनों कर दिया गया है। अब हम आपके ऑनलाइन क्वेश्चन देख रहे हैं, अब आप ऑनलाइन लिखो, 2 मिनट क्या है आपकी, आप लिखिए। लिखो। आप लिख रहे थे सर नोट्स कैसे बनाएं, हम न्यू स्टूडेंट हैं सर प्लीज, नोट्स कैसे बनाएं। अब वो तो जैसे क्लास में कराया जाता है वही है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है तो उसको थोड़ा सा नहीं हम लिखा रहे हैं। ये लिखाना उतना उचित नहीं है, आप देख के आप भी समझ रहे होगे। अच्छा, हमने UPSC का एग्जाम दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था हमने। नहीं जी, हमने नहीं दिया था।
और बताओ। अब देखो इतने तेजी से आते हैं तो हम उसका क्या जवाब देंगे। हमारी आवाज इतनी मीठी है कि याद नहीं आती, तब फिर मीठी कैसे हुई? आवाज तो वो मीठा होता है जो याद आए। लाइब्रेरी जाना, जब देखो अब ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो लिखते हैं कि ये अब जवाब नहीं देते हैं। पीडीएफ अपलोड हो गया है, आप अपने देखिए। ग्रीन डेटा बुक नहीं होता है, रेड डेटा बुक होता है। मेंस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा देंगे, बीच बीच तो हम देते ही हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल कब चालू होगा ये आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। हम क्या बताएंगे इसमें, बताइए। एक भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है कि हाँ ये नहीं समझ में आया ये बता दीजिए, ये नहीं है। बायोम का पीडीएफ अपलोड करा देंगे, वो तो हमने कल भी कहा था, करा देंगे, आप चिंता मत करो। मेंस में ये सब नहीं आएगा, ये सब मेंस में नहीं आने वाला है, ये सब पीटी तक ही सीमित है। हिस्ट्री ऑप्शनल कब शुरू होगा ये भी हम कैसे बताएं, आपके पास जाइए केजीएस के पोर्टल पर, वहां से सूचना एकत्रित कीजिए। आईजी लक्ष्य कोई है ही नहीं, आईजी लक्ष्य है। आईजी लक्ष्य क्या हमने क्लास में कराया लिखाया भी, उसको एक बार जाके पढ़िए। हाँ पीडीएफ तो आप पढ़ेंगे कैसे इसको दोबारा? आप पढ़ेंगे इसको कैसे दोबारा? तो ये तो पीडीएफ निकालना है ना आपको, इसीलिए आपके पोर्टल पर अपलोड करा दिए हैं। देखो अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। अब सब आगे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते कम मान्य हैं तो उस पर धीरे धीरे आ जाएगा, आप चिंता मत करो। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मिनीमाता टॉपिक कोई थोड़े है। हाँ, मिनीमाता टॉपिक तो मिनीमाता कोई टॉपिक थोड़े, वो बीमारी है जो पारा प्रदूषण के कारण होता है। हो गया आप लोगों के प्रश्न खत्म, बढ़े आगे। एक्स सीटू इन सीटू का क्या अर्थ होगा? इन सीटू का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज को उसके पर्यावरण में संरक्षण करेंगे तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है। जब किसी वस्तु को, किसी जीव को, किसी पादप को उसके प्राकृतिक पर्यावरण से बाहर ले जाकर संरक्षित करेंगे तो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। पिंक पेज वाला का अर्थ है कि आईयूसीएन के लिस्ट में अगर कोई प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसको कहेंगे वो आपने देखा है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति को पिंक पेज पर रखा जाता है, और जो संरक्षण किया गया, जीव की संख्या बढ़ गई तो उसको ग्रीन पेज पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, अगर एक मेंस का प्रश्न इसी तरीके से हो कि जैव विविधता संरक्षण की दिशा में, जैव विविधता संरक्षण
जैव विविधता संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय प्रयास। तो ये तो एक क्वेश्चन ही हो गया ना, 250 शब्दों में कहेगा कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी चर्चा कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से मेंस में अगर जाएगा क्वेश्चन तो क्या हो सकता है कि भारत में जैव विविधता भारत में जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का आलोचनात्मक संरक्षण के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको 250 शब्दों में लिखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि जैव विविधता संरक्षण के जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आलोचना का क्या अर्थ होता है, अच्छाई और कमी। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जैसे फॉर्मेट बनाया हुआ था शुरू में, अगर जब हम इस प्रश्न को लिखेंगे तो हम क्या 2 लाइन में शुरुआत में जैव विविधता का महत्व क्या है उसके साथ शुरू हो, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के महत्व को दिखा देंगे तब पता चलता है कि हाँ इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों करना चाहिए, है ना। तो हमें महत्व में क्या दिखाना होगा कि जैव विविधता से हमें किस प्रकार का लाभ मिलता है, वो संक्षिप्त में हो जाए कि जैव विविधता जो है सो मानव के विकास का मूल आधार है, क्योंकि इससे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव का विकास किस पर निर्भर है, जैव संसाधन पर ही है। और जिस तरीके से मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, हम विकास के लिए अंधाधुंध संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जैव संसाधन भी कम हो रहे हैं और प्रकृति के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अतः अगर हम अगले पीढ़ी को भी जैव संसाधन देना चाहते हैं और प्रकृति को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो हमें जैव संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, और इस दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो आ गया ना कनेक्टिविटी में। अब वो प्रयास लिखिए कि पहला क्या है, वित्तीय प्रयास, हेडिंग बनाइए वित्तीय प्रयास, उसमें लिखिए 4 लाइन। दूसरा संधि समझौतेगत प्रयास, उसमें छोटे छोटे पॉइंट बना के कि हाँ 1992 में सीबीडी हुआ, हर एक को लिखना है एक एक लाइन में, क्योंकि अगर आपने सीबीडी को ही 50 शब्द में लिख दिया तो बाकी कहाँ लिखेंगे। तो संधि समझौते में आना तो है 2024 तक, लेकिन लिखना कैसे होगा, एक एक लाइन में कि 1992 में सीडीबी अपनाया गया जिसका मूल उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और जैव विविधता से प्राप्त लाभों का साझाकरण। आ गया ना एक लाइन में। अगला पॉइंट, 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल अपनाया गया जो जैव पैरेसी को रोकने से संबंधित है। 2010 में तीसरा पॉइंट, नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया जो जैव विविधता से प्राप्त लाभों के शहरीकरण और आईची लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया जिसका लक्ष्य 30x30 है। देखो हम तो सबको लिख दिए एक ही में, नहीं आ गया, एक एक छोटे छोटे और सबका अर्थ आते जा रहा है, क्योंकि प्रश्न में हमको सारे चीज लेना है तो हम एक ही को तो पूरा नहीं लिखेंगे। फिर लिख देंगे 2024 में कैली सम्मेलन में डिजिटल डेटा, जो अनुवांशिक डिजिटल डेटा उसका अनुप्रयोग कैली फंड बनाया गया और उसके लाभ को वितरण करने की बात की गई है। फिर क्या हो जाएगा, संगठनात्मक प्रयास, आईयूसीएन के बारे में कि आईयूसीएन क्या करता है। सिंपल सा कि आईयूसीएन एक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण का काम करती है, इसके लिए ये रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है जिनमें प्रजातियों की सूचियां होती है। WWF आईयूसीएन के साथ मिलकर काम करते हैं, कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जैसे जैसे जैसे, है ना।
तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं कि IUCN को ही हमने 150 शब्दों में लिख दिया तो वो 1 नंबर दे के भेज देगा। बात समझ में आ गई ना? तो लिखने के तरीके विकसित करने होते हैं, वो एक क्वेश्चन से नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखें। तो अगर हम भारत में जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में जाएंगे, तो अगर ये एक मेंस का क्वेश्चन हो जाए फॉर्मेटिंग के टाइप का, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, एक परिचय का सेक्शन, है ना, परिचय। और परिचय में हमें क्या बताना होगा, जैव विविधता या जैव संसाधन का महत्व क्या है। तो जैव संसाधन के महत्व के साथ हमें उत्तर की शुरुआत करनी है। अब जैव संसाधन का महत्व क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, लाभ वाले पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा जो मुख्य भाग होगा इसका, तो मुख्य भाग ये शब्द लिखे नहीं जाएंगे। मुख्य भाग में क्या होगा, संरक्षण की दिशा में प्रयास, है ना, तो ये हेडिंग अब हो सकता है, संरक्षण की दिशा में प्रयास, संरक्षण की दिशा में प्रयास, है ना। तो अब होगा संरक्षण की दिशा में प्रयास। अब जो संरक्षण की दिशा में हम प्रयास लिखेंगे उसको हेडिंग बना बना के लिखेंगे और लास्ट में कहाँ पर चले जाएंगे, फाइनल कंक्लूजन में, निष्कर्ष। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर का फॉर्मेटिंग इसी तरीके से होगा। अब जब आप संरक्षण की दिशा में प्रयासों में जाएंगे तो इसमें सब पॉइंट सब होने शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या सब पॉइंट हो सकते हैं, तो संरक्षण के प्रयासों में जो पहला सब पॉइंट होगा वो हो जाएगा संवैधानिक प्रयास। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की है तो उसमें अगर आपको लगता है कि भारतीय संविधान निर्माता पर्यावरण के प्रति भी सजग थे और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को रखा है, तो उसमें लिखिए 4 लाइन। आ सकता है कुछ पॉइंट, आ सकता है ना जी, कि नहीं आ सकता है? तो अगर हमें संवैधानिक प्रावधानों में कुछ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, क्या इसमें अनुच्छेद 48 क की चर्चा हो सकती है? क्या है 48 क में? हम्म, मतलब क्या है? पॉलिटी की क्लास हो गई है ना? इसमें कौन कौन एग्जाम दे रहे हैं? नहीं देना है एग्जाम आपको, क्योंकि 2 महीने एग्जाम के रह गए हैं, आपको 48 क में क्या है ये नहीं पता है, तो आप क्यों जाएंगे एग्जाम देने? आपको क्या हक है एग्जाम देने का, ये हमें बताइए। अभी तो आपके टंग पे होना चाहिए कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। क्या हक है आपको एग्जाम देने का? कोई हक नहीं है। तब आप कहेंगे कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट क्यों होगा? आपको क्या याद था? किस चीज़ को लेके आप गए थे एग्जाम देने? हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं तो हमें आज याद है कि 48 कॉम में क्या है। तो जब आप पढ़ते हैं तो भूलते क्या है? डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना जी। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो वन्य जीव और गौ सब की रक्षा करने पर है इसमें। वन्य जीव के हत्या को रोकने की बात की गई है इसमें, तो आप वो लिखिए। क्या इसमें अनुच्छेद 51 का क जुड़ेगा? मौलिक कर्तव्य जुड़ सकता है? क्या कहता है मौलिक कर्तव्य? अन्य पॉइंट को छोड़िए ना, वो क्या कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि राष्ट्र की संपत्ति, झील, नदी सबका संरक्षण करे, है उसमें? जुड़ गया ये? तो लिंक करने की बात है। क्या इसमें 42वां संविधान संशोधन जुड़ सकता है? कैसे जुड़ेगा 42वां संविधान संशोधन? 5 विषय जो थे उसको राज्य सूची से कहाँ ले जाया गया? संवर्तीय सूची में ले जाया गया। वन पहले कहाँ था, अभी कहाँ पर है? हाँ, तो बस ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हमें पांचों से क्या ले देना है? पहले हम लिखेंगे कि चूंकि वन एक बड़ा क्षेत्र है और संरक्षण के लिए क्या है, तकनीकी चाहिए, पूंजी चाहिए, मानव संसाधन चाहिए। तो चूंकि राज्य के पास ये कम होता है, इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो ये राज्य सूची में था उसको कहाँ पर किया गया, ताकि राज्य भी कानून बनाए, केंद्र भी बने, और दोनों मिलाकर इसके संरक्षण का प्रयास। ऐसा कहीं लिखा किताबों में नहीं मिलता है। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का किताब, वो आपको लिंक करना होता है, आपको समझना होता है कहाँ ये है, क्यों किया गया होगा, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कैसे हो सकता है ना? अनुच्छेद 21 लिंक हो सकता है इससे? हो सकता है? अनुच्छेद 21 की तो इतनी व्याख्या हो चुकी है जितना संविधान के किसी आर्टिकल की नहीं हुई है व्याख्या। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? यह प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसको स्वच्छ पर्यावरण में रहने का हक है।
बात समझ में आ रही है? स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण कब मिलेगा? जब पर्यावरण का संरक्षण होगा तभी ना। आपको लिंक करना आना चाहिए, चीजों को लिखने की कला यही होती है कि आप कैसे चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो आ गया ना बहुत सारा पॉइंट। तो कठोर शब्द हमने यूज जरूर किया कि आपको एग्जाम देने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप सोचिएगा जरूर एक बार कि आपको क्यों नहीं याद रहता है। जब एग्जाम आप देंगे तो आपके टंग पर अब सब कुछ होना चाहिए। कोई पूछ दे कि भाई बताओ अनुच्छेद 249 क्या है, ये है वर्णन। अनुच्छेद 252 में क्या है, ये है। अब इतने जो काफी पॉपुलर अनुच्छेद हैं उसको अगर आप नहीं ध्यान में रखेंगे, सभी अनुच्छेद किसी को याद नहीं रहते, लेकिन जो पॉपुलर अनुच्छेद हैं जो समाचारों में रहता है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? क्या है 249 में? देखो अब ये, आप दे रहे हैं एग्जाम? नहीं ना दे रही हैं, ठीक है, अच्छा है। आप बताइए क्या है। देखो पहले ही बोल दी कि नहीं दे रहे हैं, मतलब उत्तर नहीं सोची, बता नहीं देना है एग्जाम। कैसे काम चलेगा ये बताइए हमें। अच्छा आप बताइए, अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास है, किस अनुच्छेद के तहत है? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के सर्विस के सृजन करने का अधिकार किसके पास है, किस आर्टिकल में है? ये आपको हाँ तो ये राज्यसभा के पास है, ये विशेष किस अनुच्छेद में है? हाँ देखो तो वो इसीलिए तो हमने दोनों लिंक करके पूछा। तो आप, तो जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। आज भी हम लोगों को कम से कम 395 अनुच्छेद में 100 अनुच्छेद तो वैसे ही याद है। 100 अनुच्छेद मिनिमम याद होगा। एक से लेके 51 तक, मतलब 61 62 तक तो भूलेंगे ही नहीं। और उसके बाद भी जो मुख्य अनुच्छेद है वो सारा हम लोग को याद रहता है। 76 में क्या, 78 में क्या है, 79 क्या, 80 क्या, 81 क्या है, 82 क्या है। ये सब तो जो पढ़ लेगा उसको क्यों भूलेगा वो कि भाई 82 में क्या है और 84 में क्या है। हमें ये नहीं समझ में आता कि आप लोग भूलते क्यों हैं। देखो, तर्कस में तीर तो खूब है प्रतिकार करने का। हाँ? ऑनलाइन भी लोग जवाब दे रहे हैं। हमने अखिल भारतीय सेवा का वर्णन कहाँ, ये नहीं पूछा है जो आप 312 लिख रहे हो। हमने पूछा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है और किस अनुच्छेद में है ना। तो कई बार प्रश्न पढ़ने में भी गलती होती है। तो हम लोग कहाँ पर थे, बात समझ में आई? दो चार लाइन इसमें ये होगा, ठीक है। दूसरा, भारत में आप देखोगे तो कुछ न्यायिक निर्णय भी इसमें महत्वपूर्ण है। न्यायिक निर्णय, अगर एक दो न्यायिक निर्णय आपको पता हो जो पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर है, तो आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि हाँ ये निर्णय जो है सो न्यायपालिका ने दिए थे। जैसे यहाँ पर आगे आपको बताएंगे, एक भारत में गोदा बर्मन का मामला है ना। गोदा बर्मन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनसेटरी फंड की बात कही थी कि वन भूमि का उपयोग अगर गैर वन कार्यों के लिए होता है, उसके लिए एक कंपनसेटरी फंड होना चाहिए। और वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। 2016 में सरकार ने इस पर विधान बनाया और केंद्र राज्य दोनों में है। और गोदा बर्मन मामले पर यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन आया भी है। आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो न्यायिक निर्णय पर। तीसरा, भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ संगठनात्मक प्रयास किए गए होंगे ना। तो संगठनात्मक प्रयास है, संगठनात्मक प्रयास तो दो चार संगठन जो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है या उस दिशा में कार्य करते हैं वो। फिर नीतिगत प्रयास, नीतिगत प्रयास, उन नीतियों का इसमें जिक्र किया जाए जो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए हैं या उससे किसी न किसी रूप में वो जुड़े हुए हैं। फिर चौथा हो जाएगा प्रजाति संरक्षण, प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम है ना। जैसे भारत में आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक दो नाम बता। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ना। वो सब क्या है, प्रजाति संरक्षण बेस्ड कार्यक्रम है। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल में यहाँ पर आ जाना चाहिए कि हाँ ये हमारे यहाँ हो रहा है। इसके अलावा जो हम इसमें जिक्र कर सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है अपने यहाँ।
तो संरक्षित क्षेत्र का निर्माण, तो संरक्षित क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं ना जी, नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है ना, इस तरीके से। तो संरक्षित क्षेत्र का निर्माण। फिर इसमें हम एक और ले सकते हैं जिसको हम कहेंगे सामाजिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन है ना, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आंदोलन है ना। तो जैसे आप चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे, वो भी था ना पर्यावरण संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन हुआ, एपिको आंदोलन हुआ, मैत्री आंदोलन हुआ, साइलेंट वैली आंदोलन हुआ। दो चार यहाँ पर आ जाना चाहिए कि इस तरीके के हमारे यहाँ चले थे, है ना। तो ये हो जाएगा संरक्षण की दिशा में प्रयास। और कुछ अन्य प्रयासों का भी एक लाइन बनाया जा सकता है। अन्य प्रयास, अन्य प्रयास, अन्य प्रयास में आप लिख सकते हो किसके बारे में? तो अन्य प्रयास में आप लिख सकते हो कुछ पर्यावरणीय व्यक्तित्व का नाम लिख सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, है ना। कुछ निजी संगठन का भी नाम लिखा जा सकता है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ एनजीओ का भी नाम इसमें लिखा जा सकता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हो। कुछ ऐसे पुरस्कारों का जिक्र किया जा सकता है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को दिया जा रहा हो ताकि लोग उससे इंस्पायरेट होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें, है ना। तो इस तरीके से बन गया ना फॉर्मेट इसका। अब देखो 250 शब्द में लिखना है तो हम एक ही पर तो बहुत नहीं खर्च करेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास लिखना है, थोड़ा बहुत न्यायिक निर्णय एक दो पॉइंट लिख देना है, कुछ दो संगठन दो चार जो मेन मेन संगठन है उसके बारे में लिखना है, कुछ नीतिगत प्रयास, कुछ इस तरह से कर लेंगे तो आराम से एक मेंस का क्वेश्चन बन जाए। कुछ लोग कह रहे थे ऑनलाइन कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। ऐसे ही बनाया जाता है सिनॉप्सिस, है ना। ये सिनॉप्सिस बनाने का यही तरीका होता है कि किसी टॉपिक का जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सबसे पहले तो ये हो कि उस टॉपिक में आप जानने क्या जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद इसके पॉइंट फॉर्म में आ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान है तो सीधे आपको पता है, पढ़े हैं, तो लेके अनुच्छेद 48 का क होगा इसमें। अब ये अगर किसी को पता है तो वो उसका एक लाइन विस्तार नहीं कर सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क के अनुसार ये प्रावधान है जो वन्य जीवों की सुरक्षा और देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी बनाता है। डेरिवेटिव प्रिंसिपल किसके लिए है? राज्य के लिए है। तो लिखने का तरीका वही होगा। अनुच्छेद 51 क कहता है, तो यहाँ पर वो पूरा लाइन नहीं लिखा जाता है सिनॉप्सिस में, केवल लिखा जाएगा अनुच्छेद 51 क। अब आपको जब मेंस में लिखना हो तब आप लिखेंगे अनुच्छेद 51 का जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक का यह कार्य होगा कि देश के प्राकृतिक संसाधन, वन्यजीव और झीलों का संरक्षण करे। आ गया ना जी। तीसरा, जो संवर्ती सूची में वन है वो केवल लिखा जाएगा वन संवर्ती सूची में, उसको आप लिखिए आगे मेंस में अगर आपको पता है। तो सिनॉप्सिस का अर्थ होता है कि केवल पॉइंट होगा और आपको उसको एनालिसिस करने के तरीके आ रहे हैं, आप उसके सारे चीज़ों को जानते हैं। जैसे हम यहाँ संगठनात्मक प्रयास लिखेंगे तो मान लो मैं एक संगठन यहाँ लिखूंगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब अगर इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यहाँ पर डिक्टेट करेंगे ना तो ये तो 4 पेज में जाएगा, तो वो सिनॉप्सिस थोड़े हुआ। सिनॉप्सिस का अर्थ होता है कि आपको टूल्स मिला और बस टूल्स को लेकर आप आगे बढ़ गए, दैट इज द सिनॉप्सिस। अब अगर आप इसको लिखोगे कि हाँ शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हो, एनजीटी का पूरा लिख दिए, तो वो सिनॉप्सिस थोड़े हुआ, वो क्या हुआ? वो नोट्स हुआ। तो सिनॉप्सिस का अर्थ होता है कि कोई नोट्स अगर 10 पेज में है, आप उसको 1 पेज 1.5 पेज में ला दीजिए, दैट इज द सिनॉप्सिस। और अगर 10 पेज में है और उसको आपने छोटा करके 8 पेज में लाया है, तो 8 से भली 10, उसको 8 करने की क्या जरूरत है, तो 10 ही बढ़िया है। तो ये, और ये इसलिए कहते हैं कि, और ये होगा कब ये बताइए? अभी हो सकता है आपसे, नहीं होगा। जब आपको अभी ये याद नहीं रहता है कि अनुच्छेद 48 क में क्या है, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप इसका सिनॉप्सिस कर लेंगे? संभव है ये? अभी मैं यहाँ पे 10 संगठन आपको बताऊंगा और आप समझो कि उस 10 संगठन का अगर लोग एक एक चीज लिखेगा तो वो कितने पेज में जाएगा? 10 पेज में जाएगा। तो वो सिनॉप्सिस हुआ या नोट्स हुआ? तो आपको केवल यहाँ के, हमें भाई यहाँ एनजीटी का एक लाइन रहेगा कि हमें एनजीटी के ऊपर 2 लाइन लिखना है।
केंद्रीय चिड़ियाघर के बारे में लिखना, प्राधिकरण के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होगा, केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड होगा, दो चार संगठन रहेगा यहाँ पे, इसके बारे में हमें दो दो लाइन करके लिखना है, तब जाकर वो सिनॉप्सिस है, नहीं तो फिर तो वो नोट्स वाली है। ठीक है, तो इसको संवैधानिक तो क्लियर हो गया ना, तीन चीजें इसमें जिक्र करना है, एक अनुच्छेद 48 का क या 48 का 51 का 21 का भी आप जिक्र कर सकते हो, और फिर किसका जिक्र कर सकते हो आप, जो वन है संवर्ती सूची में उसका करेंगे। हम अभी इसको छोड़ते हैं, हम चल रहे हैं संगठनात्मक प्रयास में। पहले देखते हैं कि भारत में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़े हैं। हम उसमें आपको लिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत संगठन है और वो लेंदी होगा लिखाना, इसलिए आपके पीडीएफ में है, आप यहाँ पर आ जाइए। तो ध्यान से देखिए, अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसमें कुछ संस्थाएं ऐसी होंगी जो सरकारी होंगी और कुछ संस्थाएं ऐसी होंगी जो कैसे होंगे, निजी क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो सबसे पहला संस्था कौन सा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें हमको समझना क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अस्तित्व में कैसे आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की संरचना कैसी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो न्याय करने का तरीका है, न्याय करने के तरीके और सिद्धांत है ना, इस चार पॉइंट के माध्यम से आपको देखना है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जिसको हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, वो भारत में 2010 में स्थापित हुआ। ठीक है, जिस समय 2010 में यह स्थापित हुआ, उस समय भारत विश्व का तीसरा देश था जिसने पर्यावरणीय मामलों को निपटाने के लिए अलग से कोई न्यायालय जैसी व्यवस्था की थी। उस समय भारत के बाद दो ही देश थे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं थी। अब तो कई देशों में हो चुका है। 2010 के अधिनियम से स्थापित किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्थापित करने का मूल दो तीन पर्पस था। पहला पर्पस था कि पर्यावरणीय मामलों का जो होता है निदान हम अलग तरीके से करें, उसके लिए एक सेपरेट न्यायाधिकरण बना दें, क्योंकि भारत में न्यायपालिका पर वैसे ही बहुत मुकदमों का बोझ है, नहीं है जी। और हमारे यहाँ न्याय निर्णय लेट इसलिए भी होता है क्योंकि मुकदमों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो कुछ मुकदमे तो ऐसे होते हैं कि 10 साल 12 साल तक पड़े रहे, पता चला कि दोषी नहीं था लेकिन वो 12 साल तक जेल में बंद रहा, क्योंकि होता ही नहीं था। तो जजों की संख्या कम है या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया लेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेट जस्टिस इनजस्टिस ही है एक तरीके से। तो ये सोचा गया कि अगर पर्यावरणीय मामले भी अगर परंपरागत न्यायपालिका ही सुनवाई करे तो उस पर तो मुकदमों का क्या होगा, और बोझ बढ़ेगा, तो न्याय प्रक्रिया में और क्या हो जाएगी, विलंब होगा। तो इसलिए दो मूल पर्पस था कि जो न्यायपालिका हमारे यहाँ एक संरचनात्मक पहले, उस पर से मुकदमों का बोझ हमें क्या करना है, कम करना है। और दूसरा, पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई के लिए हमें एक सेपरेट न्यायाधिकरण की स्थापना करनी है। इसी उद्देश्य से लेकर ये बनाया गया। जो संरचना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, ये बहुसदस्यीय होता है। बहुसदस्यीय कहने का अर्थ है, सबसे पहले ये समझिए कि इसमें न्यायिक सदस्य भी होगा, अर्ध न्यायिक सदस्य भी होगा। बात समझ में आई, या गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य भी हो सकते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट करके होगा कि एनजीटी में केवल न्यायिक सदस्य होता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब जो एनजीटी होगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। और जो अन्य न्यायिक सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होंगे। तो दो न्यायालय हुआ लेकिन दोनों में क्या है, रिटायर्ड है। अध्यक्ष कौन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज। और जो अन्य न्यायिक सदस्य हैं वो क्या होंगे, उच्च न्यायालय के। और जो अन्य सदस्य होंगे वो पर्यावरणीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे, लेकिन उनको अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, और जो गैर न्यायिक सदस्य है वो उसको
पर्यावरणीय विशेषज्ञ है जो भी है उसको कम से कम 15 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। अब ये जो एनजीटी है इसका खंडपीठ, जो मुख्य खंडपीठ है वो नई दिल्ली में है, और 4 इसके क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, उत्तर दक्षिण मध्य करके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं। और इसमें सर्किट कोर्ट का भी प्रावधान है। सर्किट कोर्ट को हम कहते हैं भ्रमणकारी अदालतें कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रमणकारी अदालतें। फिर मुझे एक प्रश्न आ गया, आप बताओ कि चेहरा पर नहीं डर जाता है ये लोग, बताओ किस गवर्नर से सर्किट कोर्ट का मामला जुड़ा था, किसने सर्किट कोर्ट को स्थापित किया था और किसने सर्किट कोर्ट को बंद करवाया। आप मॉडर्न इंडिया पर है ना जी, तो सर्किट कोर्ट का संबंध किससे था। चलिए छोड़िए नहीं, जाके किताब देख लीजिएगा एक बार। चलिए सुनिए, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्किट कोर्ट बनाया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कॉर्नवालिस ने आकर उसको बंद करवा दिया था तो हम लोग कहाँ थे, हाँ सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट कहने का अर्थ है जैसे दक्षिण का जो खंडपीठ है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और यानी कि एनजीटी का, और वहाँ पर किस सर्किट कोर्ट का प्रावधान है कि ये ऐसी अदालतें होती हैं जो गठित की जाती हैं, भ्रमण करने वाली हो गई, और मामलों की सुनवाई के बाद क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो संरचना कैसी है इसकी, बहुसदस्य है। बहुसदस्य कहने का क्या अर्थ है, अध्यक्ष है, सदस्य है। अध्यक्ष न्यायिक भी है, अर्ध न्यायिक भी, गैर न्यायिक भी है। जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। जो अन्य न्यायिक सदस्य है वो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज है। जो गैर न्यायिक सदस्य हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। फिर हमने कहा कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एनजीटी का, और 4 इसके क्या हैं, खंडपीठ हैं। इसमें सर्किट कोर्ट का भी क्या है, प्रावधान किया गया है। ये जो है इसको, जैसे 2 प्रकार के विवाद होते हैं, एक दीवानी और एक होता है फौजदारी। तो फौजदारी में क्या आता है, तो फौजदारी में आता है चोरी, डकैती, लूट, अपराध, हत्या, इस तरीके से। तो आप ये बताओ कि जो जो इसको कॉमन कॉन्सेप्चुअली समझिए और कॉमन सेंस से समझिए कि जो संस्था पर्यावरणीय मामलों के लिए गठित की गई है, क्या उसको चोरी, हत्या, डकैती, अपराध, लूट पाट के मामले सुनने का अधिकार होंगे, नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि एनजीटी को फौजदारी मामले सुनने का कोई अधिकार नहीं है। तो कौन से मामले सुनेंगे, दीवानी मामलों को ये सुनेगा, तो इसको दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार है। अब ये जो दीवानी मामले सुनेंगे तो इसमें ये है कि एनजीटी के पास अगर कोई मामला आता है तो अधिकतम 6 महीने में उसको उस पर निर्णय देना है। पास में जो आ रही है, कितने महीने में, 6 महीने में। और चूंकि एनजीटी जो है ये उच्च न्यायालय के स्तर का न्यायाधिकरण है, किस स्तर का, उच्च न्यायालय के स्तर का न्यायाधिकरण है, तो इसलिए एनजीटी के न्याय के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। कहाँ होगा, अब तो एक ही अदालत बच गया ना, क्योंकि जब उसको खुद उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है तो फिर अपील कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एनजीटी जो दीवानी मामलों पर निर्णय देगा वो 6 महीने के अंदर देगा, और अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन एनजीटी के न्याय निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है उसके अगेंस्ट, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन टाइम दिया हुआ है 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर आपने अपील नहीं किया तो अपील का टाइम फिर खत्म, और एनजीटी का जो आदेश है वो लागू हो जाएगा। दैट इज द संरक्षण और उसके कार्य करने के तरीके हैं। क्लियर है। अब है कि ये जो न्याय करने के तरीके हैं, तो कुछ ऐसे विधान हैं जिसके तहत एनजीटी को कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, और कुछ ऐसे विधान हैं जिसके तहत एनजीटी को अधिकार मिला हुआ है कार्य करने का। 2 बातें हमने कही, एक कि भारत में कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिसके ऊपर एनजीटी को न्याय करने का अधिकार नहीं है, और कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिसके तहत एनजीटी को कार्य करने का या न्याय करने का अधिकार है। वन अधिनियम 1927 के तहत एनजीटी कार्य नहीं करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एनजीटी कार्य नहीं करेगा।
जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत एनजीटी कार्य नहीं करेगा। 3 विधान याद रखना है। कितने हमने कहा? वन अधिनियम 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2002। इन तीनों मामलों के तहत एनजीटी को कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब भैया कौन अधिनियम के तहत काम करोगे तुम? तो बहुत सारे अधिनियम हैं जिसके तहत ये काम करते हैं। जैसे आप देखो, जो आपको बताया वही है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, ये भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। 15 वर्षों का क्या होना चाहिए? अनुभव। पश्चिम क्षेत्र पुणे, मध्य क्षेत्र भोपाल, दक्षिण क्षेत्र चेन्नई और पूर्वी क्षेत्र कोलकाता इसके खंडपीठ हैं। सर्किट कोर्ट का प्रावधान है, जैसे हमने कहा था कि इसमें सर्किट पीठ के लिए भी प्रावधान है, तो उसको ध्यान रखेंगे। जो आपको कहा 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करना या उसके अगेंस्ट आदेश पारित करना है। इसको जो मामला इनके पास आएगा तो 6 महीने के अंदर आपको करना है। पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई ये किन किन तरह से करेंगे, ये है ना? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत ये कार्य करेगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 के तहत ये कार्य करेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत करेगा। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 81 के तहत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और ये मिस्टेक हो गया था, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये कार्य करेगा। तो इतने सारे अधिनियम हैं जिसके तहत एनजीटी कार्य करने के लिए क्या है? अधिकृत है। इससे लेकर वो काम करेगा। तो एक प्रश्न तो ये भी होगा ना कि ऑप्शन देगा और आपसे कहेगा कि बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे अधिनियम है जिसके तहत एनजीटी कार्य करेगा। ठीक है, और किसके तहत कार्य नहीं करेगा? तो आप यहाँ पर देखो, भारतीय वन अधिनियम 1927 और राज्य के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और राज्य के कुछ ऐसे कानून जो उसके तहत वो कार्य नहीं करेगा। किसके तहत कार्य करेगा? तो आप देखिए कि एनजीटी द्वारा जो किया गया निर्णय होता है ना, जैसे भारत में जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत भी ये न्याय करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, अब नाम चेंज हो गया है इसका, है ना? याद रहेगा ना? हाँ, चेंज हो चुका। 3 नए विधान आए ना इसी को संशोधित करके। तो इसके तहत ये न्याय करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे न्याय करेंगे, कि क्योंकि ये तो विधि के द्वारा स्थापित न्याय प्रक्रिया है ना ये। तो हाँ, नहीं आएगा, अब ये संशोधित हो चुका है ना? अब किसके तहत ये करेगा? तो 3 है। निवारक सिद्धांत को ये अपनाता है निर्णय करते समय। दूसरा संधारणीय विकास के सिद्धांत और तीसरा प्रदूषण भुगतानकर्ता का सिद्धांत ये अपनाता है। यानी कि एनजीटी जब पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करेगा तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर करेगा। यानी कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है या जो भारतीय दंड संहिता है उससे हटकर ये किसको ध्यान में रख सकता है? निवारक सिद्धांत, दूसरा संधारणीय विकास का सिद्धांत और तीसरा प्रदूषण भुगतानकर्ता का सिद्धांत अपना सकता है। अब फिर तो ये मामला संविधान से ही जुड़ा हुआ है, इसको अभी छोड़िए। आप बताइए निवारक निरोध किसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, और कहाँ इसका प्रावधान है? ये लोग सोच रही होगी कि कौन आके जो है सो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप बताओ जी, निवारक निरोध क्या है, कहाँ वर्णन है संविधान में? क्या रिट है निवारक निरोध? ये कौन पढ़ा दिया और कहाँ से पढ़ लिए कि रिट है निवारक निरोध? तो फिर मैं वो शब्द यूज कर सकता हूँ कि आपको एग्जाम देने का है अधिकार? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। निवारक निरोध का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है, अपराध करने से पहले ही उसको रोकने का प्रयास करना निवारक निरोध है। कहाँ पर वर्णन है इसका? 22 के कुछ क्लाउज में होगा, है ना? तो
अब बताओ कि क्यों आप लोग बोलते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग तो हमेशा याद है। तो अब इसको यहाँ पे लागू कीजिए। हमने लिंक इसलिए कर दिया ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा लिंक कर लेंगे तो यहाँ पर मामला बन जाएगा। निवारक निरोध का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने का प्रयास कर रहा है तो उसको अपराध करने से पहले ही रोक देना, सचेस्ट करना कि ये अपराध नहीं करें, ये दंडनीय हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये क्या कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन पर्यावरण का हनन कर रहा है तो उसको पहले वो रोक देगा कि आपके इन कार्यों से पर्यावरण का नुकसान होगा, आप ये कार्य नहीं करें। दैट इज द निवारक निरोध। उसके बाद भी अगर उसने वो काम कर दिया तो फिर प्रदूषण भुगतानकर्ता का सिद्धांत। इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रदूषण करेगा वही उसकी भरपाई करेगा। बस में ना, प्राचीन काल में एक शासक होता था हम्बुराबी, नाम सुना है? उसकी एक होती थी, नाम ही था हम्बुराबी की विधि संहिता। उसकी तुलना आप अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था से कर सकते हैं। हम्बुराबी की विधि संहिता में था कि अगर एक व्यक्ति ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसका भी आंख फोड़ दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में क्या था, अगर किसी ने 100 ग्राम वजन कम किया तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लो, था ना जी? हाँ, इसीलिए उसका बाजार नियंत्रण सफल हुआ क्योंकि बड़ा कठोर कानून था। डरे कौन एक 100 ग्राम कम तौलेगा। यहाँ तो जब आप लेने के लिए आते हो ऐसे डंडी मार देता होगा ना। और उसने इतने गुप्तचर साहना नियुक्त किए हुए थे और बड़ी सब कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि 1 ग्राम वो कम तौलेगा, क्योंकि आदेश था कि कम तौला, जितना कम तौला उतना उसके शरीर से मांस काट लो। तो हो गया ना। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम लागू किया हुआ था। इसलिए शेरशाह के साम्राज्य में अब्बास खान शेरवानी कहता है कि मुल्तान से पेशावर तक और बंगाल से पेशावर तक अगर एक बूढ़ी औरत अपने माथे पर कोई वस्तु लेकर चले जाती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको वो छीन सके, क्योंकि उसमें क्या कानून था कि जिसके एरिया में चोरी हुआ उसको वहां का जो फौजदार है, जो कानूनदार है, उसको उसकी भरपाई करनी होगी। तो आज भी तो पुलिस यही कहती है ना कि भाई हमें छोड़ दो तो मंदिर का एक चप्पल भी चोरी नहीं होगा, है ना? और सत्य भी यही है कि अगर पुलिस को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए ना तो चोरी नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर कई सारे दायित्व तो होते हैं, इसलिए ऐसी चीजें होती है। तो शेरशाह ने भी स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम बना के रखा था, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके साम्राज्य में चोरी करे, डकैती करे। आप ही अपने घर में पर्स में रख दो 500 रुपया और कह दो कि जिसके घर में रहेगा वहां से उसको देना पड़ेगा। छुएगा इस पर्स को कोई? हिम्मत नहीं करेगा कि चोरी हुआ तो फिर तो देना ही पड़ेगा, तो चोरी करने से क्या फायदा है? तो निवारक निरोध का अर्थ यही होता है कि जिस प्रदूषण भुगतान करता है कि जिसने प्रदूषण किया है वही उसकी क्या करेगा, भरपाई करेगा। और संधारणीय विकास का अर्थ यह है कि आप निर्णय करते समय ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, व्यक्ति का भी नुकसान ना हो। यानी विकास भी होना चाहिए लेकिन मानवीय विकास और पर्यावरण विकास के क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो इन्हीं तीन पर अब देखो कि फैसले के आदेश पर पुनर्विचार करने का मांग का प्रावधान है। 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। याद रहेगा क्या सब था? एक तो ये कब अस्तित्व में आया, 2010 में। जो है सो क्या उद्देश्य था, तो पृथक अदालत बनाना ताकि पर्यावरणीय मामलों का क्या किया जा सके, निपटान किया जा सके। जो हमारे यहाँ अदालतें हैं उन पर से मुकदमों का बोझ क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर ध्यान में मूल जो पीटी का प्रश्न आएगा वो संरचना पर आएगा। पीटी में एक दो बार प्रश्न आया भी है, एनजीटी के स्ट्रक्चर पर ही आया है, आप जाकर देखना। तो इसमें न्यायिक सदस्य भी है और गैर न्यायिक भी है। न्यायिक सदस्य में अध्यक्ष कैसे होगा ये ध्यान रखना है, और जो अन्य न्यायिक सदस्य है वो कैसे होगा। गैर न्यायिक सदस्य के लिए क्राइटेरिया क्या है, 15 वर्ष का अनुभव। फिर खंडपीठ 4 है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सर्किट कोर्ट का प्रावधान है। फौजदारी विवाद पर न्याय करने का कोई अधिकार है ही नहीं। दीवानी मामलों पर सुनवाई करेंगे जिसमें वित्त का मामला और पर्यावरण का मामला जुड़ता है। कितने दिन के भीतर निर्णय देना है, 6 महीना। उनके अगेंस्ट कहाँ जाएंगे और कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर। किस अधिनियम के तहत इसको निर्णय करने का अधिकार नहीं है, तो वन अधिनियम 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जो राज्य सरकारें कुछ कानून बनाए तो उसके अधीन इसको नहीं है। इसके अलावा क्या है कि किस अधिनियम के तहत ये कार्य कर सकता है, तो जल प्रदूषण से संबंधित 2 विधान, वायु प्रदूषण से संबंधित 2 विधान,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो विधान, कॉमन चीजें याद रखिए। तो पर्यावरण संरक्षण से क्या था, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक बीमा दायित्व अधिनियम था और एक बायोडायवर्सिटी एक्ट, इसके तहत वो काम करेंगे। और न्याय करने में किसका ध्यान रखेंगे, निवारक निरोध का, दूसरा सतत विकास का, और तीसरा प्रदूषण भुगतान का। अर्थ तो निवारक निरोध में अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण या जैव विविधता की हानि पहुंचाना चाहेगा तो उसको पहले वो क्या करेगा, आदेश देगा कि आप ऐसा काम मत कीजिए, ये दंडनीय अपराध हो सकता है। उसके बाद भी कर दिया तो फिर भुगतो, दंड दो। अब इसका इसीलिए देखते हैं कई बार पेपर में लिखता है कि इस पर एनजीटी ने 30 करोड़ का जुर्माना किया है, इतने का फाइन किया, पढ़ देना पेपर में। हाँ तो फिर दंड भुगतो आप। और उसके बाद सतत विकास का सिद्धांत, अब एनजीटी को ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा समाचार की सुर्खियों में रहता है, तो प्रश्न इससे बन सकता है। अगला है जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2002 के तहत स्थापित संस्था। हम संस्था पढ़ रहे हैं तो इस अधिनियम के केवल एक पार्ट को हमने यहाँ पर लिया है कि इस अधिनियम के तहत जो संस्थाएं बनी है उसका हमने लिया है। लेकिन इसका क्लास कल के इस पर कल के क्लास में जिक्र हुआ था। आपको याद होगा कि जब आप सीबीडी पढ़ रहे थे तो लिखे थे ना कि भारत इसका सदस्य है, 2004 में हमने अनुमोदित किया था। तो आपने देखा था वहां लिखा था कि जैव विविधता प्रबंधन अधिनियम 2002 के तहत 3 संस्थाएं बने। वही 3 संस्था होगी केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर बना इसमें केंद्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, और तीसरा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति। देखो पर्यावरण से संबंधित जो संस्थाएं हैं ना उसके नाम से उसके अर्थों को निकालने का प्रयास कीजिए। केंद्र स्तर पर क्या है, प्राधिकरण है, तो क्या काम होगा प्राधिकरण का, एक तो न्याय निर्णय करना, दूसरा क्या काम हो सकता है, सरकार को सलाह देना कि भाई जैव विविधता संरक्षण के लिए नीति कैसी होनी चाहिए। तीसरा काम क्या होगा कि भारतीय जैव संसाधनों का उपयोग कैसा होना चाहिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब कौन तय करेगा, केंद्रीय प्राधिकरण करेगा। राज्य स्तर की संस्था है, बॉडी है केंद्रीय जैव विविधता बोर्ड, तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार के लिए एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी हुई, यहाँ राज्य की नीतियां बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में कैसी होनी चाहिए, वो सुझाव देगा। राज्य के बायोडायवर्सिटी जैव संसाधन का उपयोग कैसे करना है ये उस पर सुझाव देगा। और जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन कमेटी होती है ये क्या करते हैं, तो जिला स्तर पर उस राज्य में बायोडायवर्सिटी से संबंधित डेटा को कलेक्ट करके रजिस्टर बनाते हैं वो, कि यहाँ पर कौन से जैव आनुवांशिक संसाधन सब है उसका रजिस्टर तैयार करना इसका काम है। तो फिर से एक बार समझते, हम लोग संगठन में हैं, तो जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम के तहत 3 संस्थाएं बनी, कौन कौन सा, केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन कमेटी है। केंद्र स्तर पर जो प्राधिकरण है वो एक सलाहकारी बॉडी है, किसको सलाह देगा, केंद्र को, किस मामले में, बायोडायवर्सिटी के मामले, इतना तो कॉन्सेप्ट बन सकता है। राज्य स्तर पर बोर्ड है, वो भी एडवाइजरी बॉडी है, क्या करेगा, राज्य सरकार को सलाह देगा। और सबसे निचले स्तर पर क्या है, जैव विविधता प्रबंधन कमेटी, काम कई सारे हैं इसके, लेकिन ये मूलतः क्या करता है, बायोडायवर्सिटी से संबंधित स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड रखता है, रजिस्टर उसका तैयार करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, अगर क्वेश्चन बैंक हो तो 20 या 21 के पीटी का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पूछा हुआ है, वर्ष में भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पूछा हुआ है कि बताइए इसमें से किस संस्था का काम है भारत में बायोडायवर्सिटी के आंकड़ों से संबंधित रजिस्टर्ड तैयार करना, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसका काम है, कमिटी का काम है, जो स्थानीय स्तर पर कमेटियां होती है उसका ये काम होता है। बाकी इस अधिनियम में और क्या क्या होगा, जब हम नीतिगत प्रयास पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई। इस अधिनियम पर एक बार मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी आगे हम देखेंगे, है ना। वन्य जीव अपराध, तीसरी संस्था है भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तो क्या है, वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया है ना। अगर इसके नाम से हमें
अगर इसके नाम से हमें अर्थ निकालना हो तो क्या सब निकल सकता है? क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये, है ना। तो सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि अपराध को नियंत्रण करेगा ये, किसके प्रति? वन्य जीव के प्रति। अब ये सोचिए कि अगर वन्य जीव अपराध, संगठित अपराध हो रहा है वन्य जीव पर, और इस संस्था को उसको नियंत्रित करना है, तो किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ये और क्या कर सकता है इसके लिए? तो वो सोचिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा सारी चीजें। हम्म। मान लीजिए आप एक वन्य जीव अधिकारी हैं, इसका तो अधिकारी होगा ना जी कोई, और आपको अपने राज्य में वन्य जीव अपराध पर नियंत्रण करना है। मान लो आईएएस का इंटरव्यू ही आप देख रहे हो, और आपको कह रहा है कि आप अपने राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन हो, आपके राज्य में वन्य जीवों के प्रति संगठित अपराध हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या क्या करोगे? आप जो सोच पाएंगे वो सारा इसमें होगा। तो आप सोचिए, ये तो इंटरव्यू में भी पूछेगा। तो एक है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण, एक तो किम सिंपल सा है कि ये किस अधिनियम के तहत बना है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और किस मंत्रालय के अधीन है, तो क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन है। आप देखो कि पहला काम क्या है इसका, संगठित अपराध को रोकना है। क्या उस अपराध को रोकने के लिए अपराध से संबंधित डेटा रिकॉर्ड चाहिए? पास है ना। तो उस अपराध से संबंधित क्या करेगा, ये डेटा और रिकॉर्ड को जमा करेगा। उस डेटा और रिकॉर्ड को लेकर क्या करेगा, एक डेटा बैंक बना सकता है। अब उस डेटा को ये उन संस्थाओं के साथ शेयर करेगा जिसको इसकी जरूरत पड़ सकती है, या उन संस्थाओं के साथ ये शेयर करेगा जिसको वो चाहेगा कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण में ये हमारी सहायता करे। यही होगा ना जी। तो वन्यजीव अपराध से संबंधित डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा का एक डेटा बैंक बना देगा, उस डेटा को उन संस्थाओं को शेयर करेगा जिनको इनकी जरूरत है वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए। इसके अलावा ये और क्या कर सकता है कि वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ क्या कर सकता है, मिलकर काम करेगा। जैसे भारत से बाहर कोई संस्थाएं जो वन्य, चूंकि सीमा पार भी तो वन्यजीव तस्करी होता है ना, तो उसको रोकने के लिए एक देश की संस्था तो होगी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर भी ये क्या करेगा, काम करेगा। फिर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या कुछ उपयुक्त नीति होनी चाहिए, ये राज्य सरकार को थोड़ा सा क्या करेगा, सुझाव भी देगा कि भाई हाँ इस तरह की नीतियां होनी चाहिए। फिर अगर वन्यजीव अपराध से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे में राज्य की सहायता करना इसका काम होगा। अपराधी को सजा दिलवाना इसका काम होगा। सलमान खान उदाहरण है कि उसको जेल गए गए थे ना, जोधपुर जेल में कुछ दिन रहे थे ना, तो अपराधी को सजा दिलवाना इसका काम है। तो सारा चीज क्या नाम से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अब देखो लगभग उसी तरीके की चीजें होंगी। संगठित अपराध को रोकना, संगठित अपराध से संबंधित डाटा को एकत्रित करना, उससे संबंधित एजेंसियों को भेजना। तो हमने कहा ना कि ये, तो इसको एकत्रित करके क्या करेंगे, डेटा बैंक बन जाएगा, और जिसको जरूरत है आप उसको लेंगे। भारत सरकार को वन्यजीव अपराध से संबंधित मुद्दों जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है उस पर सलाह देना। तो बताया था कि सरकार को ये सलाह देगा। कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, साइट्स और आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार सहायता करना, सलाह देना। तो इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वन्यजीव के अपराध को रोकने के लिए क्या करना है, इसको सलाह या कार्य करना है। फिर आप देखिए, केंद्रीय वन्यजीव अपराध पर डेटा बैंक स्थापित करना, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना, वन्यजीव अपराध नियंत्रण से संबंधित विदेशी प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना, वन्यजीव अपराध की वैज्ञानिक जांच के लिए वन्यजीव अपराध एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना, और वन्यजीव अपराध से संबंधित अभियोजन मुकदमे की सफलता सुनिश्चित करना, और राज्य सरकार की उसमें सहायता करना। तो नाम को अगर आप सही से एनालाइज करोगे तो फिर उसमें मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न जब भी आएगा, स्टेटमेंट करके आएगा कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट कि इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है। यहाँ पर अधिनियम बदला भी जाएगा।
दूसरा होगा कि ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, तो फिर सही है। तीसरा, इसका कार्य वन्य जीवों के प्रति अपराध को रोकना है। तो एक तो ये, एक इसके कार्य पर भी जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे कार्य हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। नाम याद रखेंगे, क्राइम कंट्रोल से है, तो क्राइम का तो अपने आप अर्थ निकल गया कि अपराध को रोकना है। अब उस अपराध को रोक, यही तो हम आपसे पूछ रहे थे ना कि इस अपराध को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। इंटरव्यू में ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि जब इस तरीके के प्रश्न आए तो समझिए कि आपकी सफलता होने की बात चल रही है। वो आपके व्यू को जानना चाह रहा है, तत्काल ये क्या उत्तर है। और पूछने लगे इंटरव्यू में कि बताओ कि लालू जी के कितने बच्चे हैं, तो समझ लीजिए कि होने वाला नहीं है, ये वैसे इंटरटेन कर रहा है। क्योंकि उससे व्यू थोड़े पता चल रहा है। इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि आज का आपका वो किसी विषय वस्तु पर पर्सपेक्टिव जानना चाहता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को जानना चाह रहा है कि तत्काल आप क्या निर्णय ले सकते हैं। कि कहीं पर मॉब हो गया, उस समय कंडीशन देगा कि रहोगे डीएसपी तो क्या करोगे। तो इस तरीके के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि वो आपको लेना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि तुम आओ प्रशासन में, बट आओ तब जब तुम अपने व्यू को अच्छे से क्लियर कर दो। अब पूछने लगे कि हाँ ये नदी कितनी लंबी चौड़ी है, तो खेल खत्म वहीं से। वो समझ लीजिए कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे वो थोड़ा जान पाएगा कि हाँ आप कितने निर्णय लेने वाले हैं या कितने नहीं हैं। बात समझ में आ रही है ना जो कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप में डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए। और हमेशा देखो, जब भी कंपैरिजन करके कहना तो वहाँ पर आप डायलोमा में मत रहिएगा कि इधर भी चले जाओ और उधर भी। तुरंत निर्णय लीजिए एक, तो वो समझ जाता है कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता है। डायलोमा वाले व्यक्ति न तो इधर रहते हैं ना इधर रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में भारत के लिए कौन अच्छा, तो बहुत आदमी कहेंगे सर दोनों अच्छे थे। वो प्रश्न ही कर रहा है दोनों में से कौन अच्छा, वो आपका मत जानना चाह रहा है। वो सही होगा या गलत वो तो अलग बात है, लेकिन इतिहास का जो छात्र रहेगा वो तो पहले उसको आधा घंटा पढ़ाएगा कि सर गांधी जी इस पर्सपेक्टिव से अच्छे थे, सुभाष बोस इस पर्सपेक्टिव से अच्छे थे। उतना उसको टाइम थोड़े है। वो तो सीधा कह रहा है कि तुम हमें ये बताओ कि दोनों में से कौन अच्छा, भारत की आज़ादी में या उसमें। सीधा जो आपको लगता है कि सुभाष, तो बोले सर सुभाष बोस। उसके बाद वो फिर बढ़ाएगा क्वेश्चन कि क्यों, तब आप बताइए, इधर उधर घुमाइए। अब पहले ही क्वेश्चन में घुमाना शुरू कर दिए कि सर गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, वो भी जरूरी था। सुभाष बोस थोड़ा कड़क समाजवादी थे, वो भी जरूरी था, है ना। हो गया वहीं खेल खत्म। इसका अर्थ है कि आप में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं कि किसको अच्छा कहा जाए, जब वो तो खुद कह रहा है कि भाई बताओ ना कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो वो ध्यान में रखना होता है, तो इसलिए क्लियर है। तो ये जो है सो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नाम से अर्थ निकालिए क्या होगा, क्या कार्य होगा इसका। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, तो एक तो किस अधिनियम के तहत गठित हुआ होगा ये ध्यान में रखना होगा, और क्या इसका कार्य होगा। चिड़ियाघर प्राधिकरण है ना जी। तो जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, ये एक आदमी ने कहा गुरु जी फिर मध्यम मार्ग ठीक कम है क्या। हर एक जगह वो ठीक नहीं होता है मध्यम मार्ग, कहीं कहीं पर सटीक निर्णय लेना होता है। हमारे अनुसार जवाब क्या होगा, ये हमारा जवाब आपका जवाब थोड़े होगा। आप खुद सोचो ना आपके अनुसार क्या जवाब होना चाहिए। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो पर्सपेक्टिव देखना चाहता है आपका, लेकिन जवाब भी होना चाहिए सब्सटेंशियल, है ना। तो जब भी ऐसी कंपैरिजन हो तो आप उसके साथ जाइए जिसका सामाजिक सौहार्द बनाने में अच्छा रहा हो, सब कुछ अच्छा रहो, उसको लेकर आप जाइए, है ना। वो उसके कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये भी था, है ना। सर 28 वाले ऑप्शनल कब स्टार्ट करें, 29 में करें। अरे 28 वाले डेली एक ही प्रश्न पूछते रहता है। हमने कहा पहले ही कि भाई जिस वर्ष आप एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं उसके पहले वाले वर्ष में दिसंबर तक आपका ऑप्शनल पेपर हो जाना चाहिए। तब तो आप 4 महीने फिर बैठ के तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे उसको। 28 वाले को 30 में स्टार्ट करो। अपने भी लिख रहा है।
तो एक ही क्वेश्चन आप बार बार देखो, एक लड़का लिख रहा है कि बायोम का पीडीएफ, हमने कहा ना डल जाएगा, तो बार बार आप लिखोगे तो उससे क्या होगा। ये सब्जेक्ट कब तक चलेगा, अभी क्लास होगी, अब मैं देखता हूँ कि शाम वाला क्लास खत्म होगा तो मैं इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। टेस्ट नंबर बहुत कम आ रहा है, तो उस पर देखिए कहाँ कम आ रहा है। ध्यान से सुनिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसको सुना देते हैं, नाम है ना क्या, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो किस अधिनियम के तहत बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है। इसका पहला काम क्या होगा कि चिड़ियाघर की मान्यता देना, यानी कुछ कोई भी चिड़ियाघर को मान्यता मिलेगी तो इसी के द्वारा चिड़ियाघर की मान्यता देना सबसे पहला काम। दूसरा काम, चिड़ियाघर में जो भी जानवर रहेगा, वन्यजीव रहेगा, उसके रख रखाव के लिए एक मानक तय करना, बस है, जैसे भोजन क्या होगा, उसका आवास कैसा होना चाहिए, ये सारा मानक तय करना सेंट्रल जू अथॉरिटी का काम है। तीसरा, टाइम टाइम पर चिड़ियाघर सब की निगरानी करना, मतलब उसका विजिलेंस करना कि जो मानक दिए गए थे उसको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो समय समय पर चिड़ियाघर सब की क्या करेगा, ये निगरानी करेगा, देख रेख करेगा जाके। चौथा, अगर कोई चिड़ियाघर मानकों को पालन करने में विफल रहता है तो दो बार, एक बार क्या करेगा, दो बार उसको थोड़ा सा सहायता देगा कि हाँ दिक्कतें हो रही है तो चलो उनको जो भी उस मानक को पालन करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चिड़ियाघर उस मानक को प्राप्त करने में विफल रहता है तो उससे चिड़ियाघर की मान्यता वो वापस भी ले लेगा। फिर एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में अगर वन्य जीवों का ट्रांसफर होता है तो उसकी अनुमति देना, यानी दिल्ली के चिड़ियाघर से अगर किसी दूसरे चिड़ियाघर में एक जानवर जाएगा तो बिना चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के ये संभव नहीं है, तो वो देगा। फिर चिड़ियाघर प्राधिकरण का ये भी काम होगा कि जो चिड़ियाघर है उसमें किस जीव की ब्रीडिंग कराई जाए, किस जीव का प्रजनन हो, क्योंकि चिड़ियाघर में तो ये भी होता है ना, तो उस पर काम करना, उसके बारे में शोध करना, ये उसका काम होगा। तो किस तरीके के हमने बताए, पहला कि चिड़ियाघर की मान्यता देना, चिड़ियाघर के लिए संक्षिप्त शब्दों को समझिए, चिड़ियाघर में जानवरों के रख रखाव के लिए उचित मानकों का निर्धारण करना, समय समय पर चिड़ियाघर का निरीक्षण करना कि जो मानक हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कि चारा खा लिया जा रहा है और चारा घोटाला हो जा रहा है ना, तो वो देखना। चौथा, जब संरक्षण निरीक्षण के दौरान ये देखा गया कि मानक पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जो दिक्कतें हो रही है उसको एक दो बार वो सहयोग करेगा, उसके बाद भी अगर वो मानक पालन करने में सफल नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, मान्यता वापस ले लेगा। फिर एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में अगर कोई जीव जा रहा है तो उसकी अनुमति देना, चिड़ियाघर में प्रजनन के लिए कौन से जीव उपयुक्त होंगे उसकी व्यवस्था करना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है चिड़िया मतलब कि जानवर, तो उसकी अनुमति देना इसका काम होगा, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो उसी पर पूछेगा आपसे कि इसमें बारे में बताइए कि कौन से चिड़ियाघर, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसके बारे में सही है और गलत है। इस पीडीएफ में सब संस्था के बारे में दिया हुआ है, इसका आप पढ़िएगा। वैसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसी तरह से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसको पढ़ना है आपको, हम पढ़ के क्या सुनाए आपको, है ना, इसको आप पढ़िएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, तो इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ने एक बार अभी पढ़ लीजिए, और जिनका प्रीलिम्स इस बार है देने जा रहे हैं उनको जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा मई महीने में इस पीडीएफ सबको बार बार देखना है एक बार, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस वर्षों में, तो आएगा फिर यहीं से, क्योंकि जितने भी पर्यावरण के संगठन है मूल रूप से इस पर हमने डाल दिया है, आपको इसको निकाल के रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो हम जब, कल तो क्लास होगी नहीं, कल पता है ना, हाँ तो कल तो क्लास है नहीं, कल जो है सो जो अपना नया सेंटर बना है आज़ादपुर में, वहाँ पर आप लोग भी आमंत्रित हैं, पता है बताया ही गया होगा, 10 सवा 10 बजे खान सर भी आ रहे हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट का सम्मान समारोह है, तो उसमें आप सब भी आमंत्रित हैं, तो इसलिए ऑनलाइन वाले सुन लें, कल आपकी ये कक्षा नहीं होगी, परसों जब हम मिलेंगे
तो बायोडायवर्सिटी संरक्षण के जो नीतिगत और प्रजातिगत प्रयास हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।